तैयार हो जाइए बाजार के भरपूर एक्शन के लिए और आखिरी 1.5 घंटा रहेगा बेहद एक्शन भरा है। मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में शुरुआत की है भारतीय बाजार ने दमदार और लाइफ टाइम हाई के नजदीक है इस वक्त निफ्टी। सेंसेक्स सुबह एक बार नया आंकड़ा बना चुका है ऐतिहासिक स्तर। आखिरी 1.5 घंटे में डाउ फ्यूचर्स की मजबूती के चलते क्या हम और बढ़ेंगे या फिर आएगी हल्की मुनाफा वसूली? किन लेवल्स पर होंगे क्लोज और क्या करें कल की तैयारी, ये रहेगा खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। सवाल ढेर सारे हैं, सारे के सारे सवाल पूछेंगे अनिल जी के साथ। सबसे पहले तो अनिल जी बताइए, इस समय के बड़े ट्रिगर्स क्या हैं सर? यादीप, फर्स्ट हाफ के उतार चढ़ाव के बाद सेकंड हाफ में बाजार में मजबूती बनती दिख रही है। दिन की ऊंचाइयों पर फिर से बाजार पहुंचता हुआ दिख रहा है। निफ्टी 12,950 के ऊपर है और रिलायंस में 3% से ज्यादा की तेजी से आज बाजार को सहारा मिला है। स्टॉक ऑफ द डे रिलायंस आज लीड करता हुआ बाजार की तेजी को। बैंक निफ्टी में भी अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से आती हुई दिखी है और 450-500 पॉइंट की रिकवरी वहां आ चुकी है। आईटी और फार्मा शेयरों में अच्छी खरीदारी है, 2% ऊपर है। ऐसा कम देखने को मिलता है जब आईटी फार्मा शेयर लीड करने की कोशिश करे और साथ रिलायंस भी दे। लेकिन डाउ फ्यूचर्स 200 अंक से ज्यादा मजबूत है, तो पूरी की पूरी ये तेजी जो सेकंड हाफ में आई है मिड सेशन से बनती दिखी है, ये इंपोर्टेड है। और सुबह हम बात कर ही रहे कि जैसे डाउ फ्यूचर्स आपको सुधरते हुए दिखे, 200-250 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर हो जाए तो बाजार तेज दौड़ लगाएंगे। और यूरोप में 1% की तेजी बहुत काम आती हुई दिख रही है आज हमारे लिए। तो हफ्ते के शुरुआत में यहां पर बड़ा एक्शन आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। जी दी, बिल्कुल अनिल जी। और आज सुबह सर आपने ओपनिंग स्ट्रैटेजी के समय कहा भी था कि डिप का इंतजार करिए, आपको बाजार मौका देगा तो उसके बाद आप खरीदारी कर सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने बढ़िया डिप दिया सर और वहां से अच्छी रिकवरी आई है। तो अब डिप के बाद ग्लोबल क्यूज का सहारा, वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की तरफ से भी अच्छी खबर। किस तरह का एक्शन देख रहे हैं आखिरी 1.5 घंटे के लिए सर? और डीप और डीप में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जो डिप मिली है वो एकदम परफेक्ट लेवल पर मिली है। एकदम परफेक्ट लेवल पर। आप देखिए आज की जो ट्रेडिंग रेंज थी, आप देखिए आज की सुबह की जो सपोर्ट रेंज हमने दी 12,750 12,825, आज का लो एग्जैक्टली 12,825 है। एकदम परफेक्ट मतलब इससे ज्यादा परफेक्ट हो नहीं सकता। 12,750 12,825 एग्जैक्टली 12,825 से निफ्टी 125 पॉइंट ऊपर है। दूसरी बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज आपको दी थी सपोर्ट के तौर पर 28,850 29,050। एग्जैक्टली आज का लो आप देखिए 28,852। तो एकदम बाजार बिल्कुल बुकिश स्टाइल में, जिसे कहते हैं ना वो राहुल द्रविड़ वाली स्टाइल है कि हर एक शॉट का एक तरीका होता है कि अगर आपको ये बॉल शॉर्ट पिच मिलेगी तो कैसे मारना है, ऑफ स्टंप के बाहर होगी तो कैसे, और हाइट पर होगी तो कैसे खेलना है, नीचे आती हो। बिल्कुल एग्जैक्टली बाजार बिल्कुल वो बुकिश स्टाइल में ट्रेड करा है, एकदम परफेक्ट लेवल से घूमता हुआ पॉइंट टू पॉइंट, बहुत ही परफेक्ट आपको ये दिखा रहा है। तो और ऊपर के लेवल भी अगर आप देखें तो जो लेवल दिए थे कि 12,960-65 लाइफ टाइम के हाई के आसपास ऊपर का लेवल है, एग्जैक्टली वहीं पर रुके हैं। 29,500 बैंक निफ्टी का ऊपर का लेवल 29,600 का था, वहां से थोड़ा सा पहले 29,500 से आया है। तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया है। सबसे बढ़िया बात है कि रिलायंस तेजी को लीड करता हुआ दिख रहा है। आज सुबह का स्टॉक ऑफ द डे 1950 1975 2000 के जो टारगेट है वो आपके लिए हासिल होते हुए दिख रहे हैं। तो रिलायंस की तरफ से पूरा का पूरा एक्शन है। और आज आरबीआई के पैनल की तरफ से जो कुछ भी रिकमेंडेशन आनी थी नए बैंक्स को लेकर, उसमें भी इंडसइंड बैंक हमारी पहली पसंद था कि ये है वो स्टॉक जो कमाल करते हुआ दिखेगा। और आज के सेशन में इंडसइंड बैंक 6.5% मजबूत है। तो बिल्कुल परफेक्ट मार्केट है, इससे बढ़िया मार्केट आपके लिए हो नहीं सकता। दोनों तरफ के मौके आपको दे रहा है। आप सही लेवल पर एंट्री करेंगे, सही लेवल पर एग्जिट करेंगे तो आप दोनों तरह पैसा बना पाएंगे। और आपको याद होगा पिछले हफ्ते हम यही बात कर रहे थे कि अब आपके लिए बाजार जब तक 12,700 और 13,000 इस रेंज में रहता है तब तक आपको दोनों तरफ ट्रेड करना है। 13,000 के नजदीक आएगा आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, 12,700 12,750 के नजदीक आएगा खरीदारी करनी है। और इस तरह से आपको ट्रेड करना है। एक बार कभी न कभी किसी तरफ रेंज तोड़ेगा, जब जिस तरफ तोड़ेगा, जिस तरफ पहले निकलेगा, हम उस हिसाब से अपने लेवल्स को चेंज करेंगे। जब और सबसे बढ़िया बात है रेंज बाउंड मार्केट को डीप ट्रेड करने का ये बड़ा फायदा है कि आपका स्टॉप लॉस सिर्फ एक ही बार ट्रिगर होता है। अदरवाइज जब तक रेंज में आप रेंज के ऊपरी एंड पर बेचेंगे, रेंज के निचले स्तरों पर खरीदेंगे तो आप कई बार राउंड कर सकते हैं, सिंगल्स ले सकते हैं, डबल्स ले सकते हैं और अपने स्कोरबोर्ड को चलाते हुए रख सकते हैं। और ये एग्जैक्टली वैसा ही मार्केट है। तो ओवरऑल आज की रिकवरी काबिले तारीफ है, हैंडी है बुल्स के लिए।
और इनफैक्ट जो मौका सबसे बढ़िया है कि नीचे आपको मौका मिलता है खरीदने का, तो इससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकती। आइए, खरीदारी और बिकवाली के कुछ और बेहतरीन मौके आपके लिए आने को तैयार हैं और देने के लिए तैयार हैं वसीम साहब। वसीम साहब का करते हैं स्वागत। वसीम साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सबसे पहले तो स्वागत है आपका और साथ ही बाजार के आउटलुक पर और एक बार अपडेट आपसे लेना चाहता हूं, उसके बाद हम आपसे नई कॉल्स भी लेंगे। और क्योंकि आपके बात करते करते बस रिकॉर्ड हाई बनने की तैयारी में बन गया है। चलिए, निफ्टी ने भी अब रिकॉर्ड हाई बना लिया है 12,968। अब ये नया लाइफ टाइम हाई बन गया है। तो गुरुवार के बाद आज फिर से एक नया रिकॉर्ड हाई बनता हुआ दिखा है। सेंसेक्स तो सुबह से ही अपना रिकॉर्ड हाई बना चुका था। अब वसीम साहब के आते ही देखिए निफ्टी पर भी रिकॉर्ड हाई बनता हुआ दिख रहा है। वसीम साहब, एक तो फिर से आपको सेंसेक्स और निफ्टी के रिकॉर्ड हाई की बधाई। बताइए सर। तो अनिल जी, जैसे आपको कहा था, देखिए बैंक्स में अंडर परफॉर्मेंस है और अभी भी मैं कह रहा हूँ बैंक्स में आप प्रॉफिट बुक कीजिए, लेकिन स्टार आज का है आईटी और फार्मा। और आपको मैं 3-4 दिन से, हफ्ते से लगातार कह रहा हूँ आईटी फार्मा इज द स्टॉक्स विच विल रिबाउंड। तो आईटी फार्मा में ध्यान दीजिए, बैंक्स पे अभी भी मैं बोलता हूँ प्रॉफिट बुक कीजिए। बैंक निफ्टी कैन इजिली स्लाइड क्वाइट अ बिट। तो यहाँ पे अपडेट ये है कि आपको एचसीएल टेक, इन्फोसिस, सन फार्मा, सिप्ला, टीसीएस, बीपीसीएल, गेल सारे दिलाए हैं, सारे आउट परफॉर्मर्स हैं। तो आपको ये, और आपको शॉर्ट कराया था इंडिगो, वो भी आउट परफॉर्म करके 1640 हो गया, 1690 पे जो शॉर्ट दिया था। सुबह की कॉल टीवीएस मोटर इज अगेन एन आउट परफॉर्मर फ्रॉम 72, इट हैज गॉन टू 78.5, 88 to 90 में प्रॉफिट बुक कीजिए। अब आप कहें तो 2 बाय 1 सेल है जो आपको हेज करेगा, क्योंकि मार्केट कैन बी वॉलेटाइल, प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट्स। परफेक्ट सर, बताएं, शुरुआत करें सर। तो पहला बाय होएगा मेरा मनपसंद सर गोदरेज प्रॉपर्टी, 1080-82 में लीजिए, 1053 का स्टॉप लॉस, 1125 का टारगेट। दूसरा बाय होएगा अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, जो टॉप मेरे हिसाब से आउट परफॉर्म हो सकता है। और मैंने आपके यहाँ 15-16 में बहुत जोर से कहा था जीएमआर लेने को। 26 रुपए का भाव है, 24.5 का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन ये 32 रुपए की तरफ जा रहा है। और सेल में है सर बैंक निफ्टी बेचिए 29,320 से 29,350। आज का हाई स्टॉप लॉस है 28,100 से 150। 1000 पॉइंट की फॉल आपको दिख सकती है इसमें इन द नेक्स्ट 2 डेज। क्या बात है, वाह। तो बैंक निफ्टी में बिकवाली करने की राय है और सामने गोदरेज प्रॉपर्टीज में और जीएमआर इंफ्रा में खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। वसीम साहब, आज सुबह आपने इंटरव्यू देखा कि नहीं देखा निर्मल जी का हमारे चैनल पे, आपके चेयरमैन साहब का, या मिस कर गए? नहीं, मिस कर गया सर। कोई बात नहीं सर, मिस कर गए, मुझे लगा ही नहीं, तो अब तक आपका मैसेज आ जाता था। तो जो मैंने आपके चेयरमैन साहब को कहा वो मैं आपको क्लिपिंग भेजता हूं। मैंने कहा कि वसीम साहब आपके बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं, लगातार पिछले 8-9 महीनों से हमारे चैनल पे दिन में 3 बार, और हमारे दर्शकों को और आपके निवेशकों को बहुत ही बेहतरीन राय खरीदारी और बिकवाली दोनों की तरफ ही दे रहे थे। तो ये मैंने उनको बताया भी, तो इसके लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद सर। काफी बढ़िया आप हमारे दर्शकों को लगातार गाइड करते आ रहे हैं पूरे इस कोरोना के समय में, 2020 में स्पेशली, वैसे तो कई सालों से कर रहे हैं। तो इसके लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तीनों कॉल्स के लिए भी आपका धन्यवाद सर। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने के बाद अब 2:50 पर फिर वसीम साहब से मुलाकात होगी और तब हम उनसे पूछेंगे कुछ और उनकी बेहतरीन पिक्स भी। आइए, तब तक वागले साहब तैयार हैं, वागले का वंडर। स्वागत है वागले साहब, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। बताएं सर, क्या करना है, क्या खरीदना है? अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। वसीम साहब तो बोल रहे थे बैंकिंग में बड़ी मंदी आएगी, लेकिन मेरे को इंडसइंड बैंक मेरे रडार पर आया है और आपने भी इसको आइडेंटिफाई किया है। मुझे इसमें एक बड़ा वाला ब्रेकआउट दिखाई देता है 860 के ऊपर। जैसा ये चला है इसमें एक क्लियर कट ब्रेकआउट आया है। एक क्लोज स्टॉप लॉस होगा 1% का, मेरा 854 का स्टॉप लॉस होगा। मेरा 885 to 890 का टारगेट होगा आज और कल में, और शायद ये 910 915 तक भी चले जाए अगले 1 से 2 दिनों में। ओके, अगले 1 से 2 दिनों के लिए इंडसइंड बैंक पर रखिए नजर। 6.5% की तेजी डेज हाई पर कर रहा है स्टॉक ट्रेड। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित के सुपरहिट के लिए।
बताएं सुमित जी। दीपांशु से पहले तो एक अपडेट, सुबह हमने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बाय दिया था, स्टॉक देखिए दीपांशु 11% ऊपर है, 38 रुपए का और 40 रुपए के टारगेट दिए थे, 38 रुपए का हाई लगा और अभी उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ऑप्शंस में भी उसमें ट्रेड दिया था, क्लास प्रॉफिट हुआ है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का अपडेट है, ट्रेलिंग स्टॉप का यूज कर सकते हैं या प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अब जो मैं स्टॉक दे रहा हूँ दीपांशु, वो भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरह ही भागेगा। स्टॉक का भी भसीन साहब ने भी जिक्र किया, मेरे भी रडार पे आया है। स्टॉक का नाम है जीएमआर इंफ्रा, 26 रुपए 40 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। जीएमआर इंफ्रा यहाँ से बड़ा छलांग और बड़ा अपसाइड मूव देने को तैयार है। जीएमआर इंफ्रा का 26 वाला कॉल अभी 90 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। जीएमआर इंफ्रा में चूकना नहीं है, ये स्टॉक यहाँ से एक बड़ा अपसाइड मूव देने को तैयार है। वीकली चार्ट, डेली चार्ट बहुत बढ़िया दिख रहे हैं, बहुत क्लास ब्रेकआउट है। इसका पहला टारगेट बनेगा 28.5 रुपए का और दूसरा टारगेट बनेगा 32.5 रुपए का। 25 रुपए के स्टॉप लॉस से जीएमआर इंफ्रा में खरीदारी करनी है। 28 रुपए 50 पैसे से लेके 32 रुपए 50 पैसे तक के टारगेट, और ये बहुत जल्दी और शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। ऑप्शन के जरिए 26 वाला कॉल अभी ले सकते हैं, 50 पैसे का नीचे में स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में 1 रुपए 80 पैसे से लेके 2 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। बाय जीएमआर इंफ्रा 26 कॉल एट सीएमपी, स्टॉप लॉस 0.50 नीचे में, टारगेट ऊपर में 1 रुपए 80 पैसे से लेके 2 रुपए तक का। ओके, तो जीएमआर इंफ्रा ये है आपके लिए स्टॉक। भसीन साहब को भी पसंद है, सुमित जी को भी पसंद है। निफ्टी नए रिकॉर्ड पर। आइए कुछ और कॉल सचित जी के लिए, बिगुल बीटीएसटीटी। बताएं सचित जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, जिस तरीके से ओवरऑल मार्केट है, मुझे लग रहा है आपकी लाइफ के आसपास ट्रेड कर रहा है, एंड जिस तरीके से ओवरऑल सेक्टर रोटेशन है, मुझे लग रहा है ये तेजी अभी भी बरकरार रह सकती है। स्पेशली अगर हम मेटल्स का स्टॉक्स को देखें, वहाँ पर डेटा क्लियरली पॉजिटिव है। जिस तरीके से जेएसडब्ल्यू स्टील में कल एक रिवर्सल पैटर्न हुआ था, एक बुलिश हरामी फॉर्मेशन हुआ है अपने क्रिटिकल सपोर्ट के नजदीक, एंड उसके बाद की एक फॉलो थ्रू एक्शन यहाँ पर नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस ऐड करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 337 के आसपास, तो लगभग 3 रुपए की रिस्क होगी आपकी। एंड ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर मूव जो अभी इनिशिएट हुई है वो लगभग 352 तक एक्सटेंड हो सकती है। सो क्लियरली 12 रुपए के गेन्स के लिए 3 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग्स ऐड करने चाहिए। ये पोजिशनल टारगेट होगा 352 का। इंटरमीडिएट टारगेट मुझे लग रहा है अराउंड 347 के आसपास का होगा। सो अगर किसी की शॉर्ट टर्म की पोजीशन है तो 347 के आसपास जरूर रिव्यू कीजिए। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी हेल्दी है, एंड मुझे लग रहा है 352 355 तक ये पर्टिकुलर मूव स्विंग करनी चाहिए। तो खरीदना है जेएसडब्ल्यू स्टील 337 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये है आपके लिए जेएसडब्ल्यू स्टील पर खरीदारी की राय। नजर रखिए इस स्टॉक पर, एक्शन भरपूर हो रहा है। पर और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन भरपूर है और साथ ही कुछ ऐसे अहम ट्रिगर्स जहां पर बाजार की नजर है, चलिए जानते हैं। मानसी और वरुण हमारे साथ तैयार है। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से ट्रिगर्स पर नजर रखनी चाहिए। जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज 3:15 बजे नेशनल एमएनसीज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें वित्त मंत्री के संबोधन पर नजर रहेगी। इसके अलावा कल प्रधानमंत्री मोदी की कोरोना और वैक्सीन वितरण पर मुख्यमंत्रियों के साथ एक वर्चुअल बैठक होने जा रही है, काफी इंपॉर्टेंट है। इस बैठक से जुड़े सारे अपडेट्स पर हमारी नजर होगी। टाइड वाटर ऑयल 100 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है, जिस पर फोकस रहेगा। और श्री लेदर की भी बायबैक पर कल बोर्ड बैठक होने जा रही है। बुधवार का दिन सीमेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा, नतीजा और साथ ही अंतरिम डिविडेंड के लिए बोर्ड बैठक होने जा रही है। इसके अलावा मयूर यूनिकोटर्स बायबैक की रिकॉर्ड डेट है, 400 रुपए प्रति शेयर बायबैक का प्राइस तय किया गया है। गुजरात पिपावाव 2 रुपए और 10 पैसे प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट होगी, और इसी दिन यूएस फेड पॉलिसी के मिनट्स जारी होते हुए दिखेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ अहम ट्रिगर्स। देखते हैं मिड वीक यूएस फेड के मिनट्स क्या बताते हैं। पर आइए कुछ खबरों वाले स्टॉक्स वरुण के साथ जान लेते हैं। गुड आफ्टरनून वरुण, बताएं। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, सबसे पहले तो जो एक्सक्लूसिव खबर हमने आपको बताई लक्ष्मी विलास बैंक को लेके, कि सूत्रों के हवाले से खबर लगी है कि लक्ष्मी विलास बैंक और डीबीएस के जो मर्जर है, इसके प्रस्ताव को लेकर शेयर होल्डर्स जो है वो बिल्कुल भी सहमत नहीं है, और शेयर होल्डर्स ने मर्जर के जो प्रस्ताव है उस पर आरबीआई को राय सौंपी है। उनका कहना है कि इसके एसेट वैल्यू जो जीरो नहीं है, इस कंपनी की वैल्यू है। एनसीसी, यहाँ भी हमने आपको खबर दी कि इस कंपनी को एनएचएआई से करीब 1500 करोड़ के आसपास की जो ऑर्डर है वो मिले हैं। रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है। एस्ट्राजेनेका फार्मा, यहाँ खबरें आ रही है कि कंपनी की जो वैक्सीन है उसके सिंगल डोज जो है वो 90% असरदार है,
और रेगुलेटर के साथ इन्होंने डेटा जो है वो साझा और WHO को इमरजेंसी मंजूरी के लिए अर्जी दे दी है। 2021 में 300 करोड़ डोज तक वैक्सीन बनाने की क्षमता ये रख रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको आप रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं। ग्लेनमार्क इनकी जो वैक्सीन है फेविपिराविर, उसके फेज 3 के ट्रायल के जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और कोरोना के इलाज में ये जो नतीजे हैं काफ़ी पॉजिटिव आए हैं। 150 कोरोना मरीजों पे ये ट्रायल किया गया है, तो ये भी एक अच्छी खबर। तो लगातार जो फार्मा कंपनीज है उनके तरफ से कोविड वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर आ रही है। स्ट्राइड फार्मा एक दवा के लिए US FDA से इनको मंजूरी मिली है। माइंट्री नॉर्डॉक्स ग्रुप के साथ इन्होंने 5 साल का डिजिटल सर्विसेज के लिए करार किया है। प्राज इंडस्ट्रीज कंप्रेस बायोगैस प्रोजेक्ट के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ इन्होंने करार किया है। विविमेड लैब, इस कंपनी को प्रोडक्ट के लिए मंजूरी मिली है, 3 प्रोडक्ट के लिए कनाडा से मंजूरी मिली है। और अडानी पोर्ट, डाउ जोन्स का जो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है उसमें ये कंपनी भी शामिल होने वाली है। ओके, तो अच्छी खबर आती हुई कुछ कंपनीज के लिए और ऑफ कोर्स फार्मा स्टॉक्स पर बेहतरीन एक्शन है, स्पेशली जो ये कोरोना की वैक्सीन को लेकर खबरें आ रही हैं। तो नज़र रखिए इस पूरे स्पेस पर ज़बरदस्त एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। पर कुछ और स्टॉक्स जहां पर ज़बरदस्त एक्शन है, सेल स्टील अथॉरिटी। सुमित जी, यहां पर आपका भी भरोसा रहा है और मेरे को याद है शायद 45 के टारगेट्स के लिए आपने पहले बात करी थी, जो थोड़े पोजिशनल टारगेट्स ये थे। आज बैन से भी बाहर आया, डेज हाई पर है और 45 के बेहद करीब है। क्या करना चाहिए सर इस चार्ट पर? बिल्कुल दीपांशु, आपको एकदम सही याद है, 42 से 45 रुपए तक के हमने टारगेट दिए थे और हमने इसमें 30 से 32 रुपए के आसपास रैली पकड़ी थी। सेल के अंदर दीपांशु और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। 45 रुपए का लेवल टूटने के बाद 50 प्लस के लेवल सेल के अंदर देखने को मिलेंगे। जिन्होंने भी बाय करके रखा हुआ है वो अपनी पोजीशंस को होल्ड करके चले। कोई भी डिप आता है तो इसमें फ्रेश खरीदारी करें। ऊपर में 45 का लेवल टूटने के बाद 48 से 50 रुपए तक के लेवल जल्दी ही सेल में देखने को मिलेंगे। ओके, तो यहाँ से और मूवमेंट सेल में आ सकता है। नज़र रखिए इस स्टॉक पर। फिलहाल डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, 7% की तेज़ी है और 30-31 के लेवल से इस पर चर्चा हो रही है। वहाँ से देखिए एक शानदार रैली सेल ने आपको दिखाई है। एक और स्टॉक जो वैसे तो वायदा कारोबार के बैन में है पर आज बढ़िया मूव दिखा रहा है, BHEL। बंसल जी, क्या करना चाहिए? बैन में है तो आज के ट्रेड के तो नहीं पर अगर किसी के पास पोजीशन है या डिलीवरी में रखकर स्टॉक रखा हुआ है तो आज की तेज़ी का फायदा उठा के एग्जिट करना चाहिए या फिर और एक्शन देख रहे हैं स्टॉक पर? नहीं दीपांशु, एग्जिट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट किसी के पास है तो होल्ड करे और कोई कैश में ले सकता है तो खरीदना चाहिए। स्टॉक के अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है दीपांशु, 30 रुपीज के ऊपर स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिला है और आज के लोज के साथ ही इसको खरीदना चाहिए। टेक्निकली ऊपर में 33 रुपीज 80 पैसा, 33 रुपए 80 पैसा पहला टारगेट है और ये लेवल्स लगता है कि इसी सीरीज में देखने को मिलेंगे दीपांशु। ओके, तो 3380 पहला टारगेट है बट वहां से भी अच्छी रफ्तार पकड़ सकता है ये स्टॉक का। नजर रखिए BHEL, यहां पर बढ़िया गेंस आ रही है। PSU स्टॉक्स ज्यादातर ये नाम जो हैं आज आपको अच्छी मूव दिखा रहे हैं। एक और PSU स्टॉक गेल, गैस अथॉरिटी, और इस पर आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने एक्सक्लूसिव खबर भी करी थी। एक अच्छे प्रीमियम पर बायबैक आने की संभावना है, 120-130 रुपए के प्रीमियम पर बायबैक आ सकता है। फिलहाल 100 का लेवल टच करा है गेल गैस अथॉरिटी ने इस समय। किरण जी, गेल का चार्ट कैसा लग रहा है सर? 100 के लेवल पर आया है, यहां से और तेजी पड़ते हुए देखते हैं स्टॉक पर। दीप, मैंने पिछले हफ्ते ही इसका टारगेट लगभग 105 का दिया था, उसके तरफ चल रहा है। मेरा मानना है कि ये टारगेट्स हासिल होते नजर आ जाने चाहिए। थोड़ा सा करेक्टिव मूव्स, इंटरमीडिएट ट्रेंड्स आ सकते हैं बीच में, पर वो इसमें बाय करने की सलाह है। फर्स्ट रेजिस्टेंस 105 का है, उधर एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए, पर 105 के ऊपर की क्लोजिंग इस स्टॉक को बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न बना देगी और फिर इवेंचुअली 115-120 के लेवल्स भी टेस्ट हो सकते हैं, पर इमीडिएट बेसिस पे 105 के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए। बिल्कुल, तो 105 की तरफ तो जाने की तैयारी में है। और अनिल जी से भी एक बार इस पर चर्चा करना चाहूंगा। अनिल जी, जी बिजनेस एक्सक्लूसिव इम्पैक्ट देखिए सर, 2 दिन में 8-9% की तेजी स्टॉक पर आ गई है और हमने कहा था एक बड़े प्रीमियम पर आ रहा है। अगर उस प्रीमियम देखें तो यहां से भी 20 से 30% का प्रीमियम हो सकता है, पर गेल पर बढ़िया रिएक्शन आ रहा है। व्यू सर?
बिल्कुल दीप, जो टारगेट अभी बताएं किरण जी ने, एग्जैक्टली आपको याद होगा 105 के टारगेट हमने भी दिए थे और कहा था कि आप इसे होल्ड कीजिए और ये उसी तरह से चलेगा जैसे वेदांता चला है, धीमे धीमे आराम से, हड़बड़ी नहीं। और जितने बायबैक अब तक सरकारी कंपनियों के आए हैं उनमें सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया साइज के लिहाज से, प्राइस के लिहाज से, प्रीमियम के लिहाज से गेल का होना चाहिए। अब एग्जैक्टली क्या होता है, हमारा अंदाजा है कि 120 से 130 रुपए की रेंज में, 120 से 125 मोर प्रिसाइजली ये बायबैक की प्राइस होनी चाहिए। और आप देखिए स्टॉक वहां से बेहतरीन मूव करता हुआ दिख रहा है। मेरे ख्याल से 93-94 रुपए के आसपास शायद हमने ये स्टोरी की होगी पिछले हफ्ते, और तब भी हमने कहा था इसे आप पोजिशनली खरीदिए, खाली डे ट्रेड के हिसाब से मत लीजिए। इसमें उसी तरह के मूव बनेंगे जैसे आपने टाटा स्टील में आते हुए देखे, जैसे आपने वेदांता में आते हुए देखे, जो आराम से धीमे धीमे बढ़ने वाले शेयर। क्योंकि ये बायबैक का ऐलान आज का आज नहीं होने वाला। कुछ लोग मुझे पूछ भी रहे थे ट्विटर पे कि बायबैक कब आने वाला, अभी तक आया नहीं। आप स्टोरी जब करें तो सिर्फ है ना, कई बार क्या होता है जब हम स्टोरी करते हैं तो लोगों का फोकस खाली शेयर के नाम पर रहता है बस, उसके अलावा आगे कोई स्टोरी सुनते नहीं और जल्दी से अपना ट्रेड, वो सही नहीं है। आप स्टोरी को पूरा सुनिए, समझिए। उसमें कहा था अभी कुछ दिन लगेंगे, 2-3-4 हफ्ते लग सकते हैं बायबैक आने में, टाइम लगेगा। तो ये धीरे धीरे आराम से पोजिशनल ट्रेड है, हड़बड़ी करने वाला नहीं। और मुझे लगता है 105-110 रुपए के दाम आपको स्क्रीन पर दिखने चाहिए। तो धीमे धीमे जिन्हें शांति से, संतोष से करना है, वापस कभी भी 95-93 रुपए की रेंज में आए जहां पर हमने ये स्टोरी की थी, वापस आप लीजिए, नीचे में लेते रहिए और आराम से 105-110 की रेंज के टारगेट रख सकते हैं। और जब आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, मार्केट का मूड माहौल को ध्यान में रखते हुए आप आगे ट्रेड करें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। बट कोई दिक्कत ही नहीं, गेल एक बेहतरीन तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। जी दीप। बिल्कुल, तो गेल बेहतरीन तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। जी बिजनेस एक्सक्लूसिव खबर का इम्पैक्ट देखिए, स्टॉक पर बढ़िया मूवमेंट आपको दिखेगा। डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है गेल। सेल, गेल, बीएचईएल, इन सभी स्टॉक्स पर आप एक्शन देख रहे हैं। ओएनजीसी एक और पीएसयू स्टॉक है जिसमें जबरदस्त एक्शन है और अब 75 के लेवल्स पर ओएनजीसी भी जाते हुए दिख रहा है। एक ब्रेकआउट इस स्टॉक पर भी आया है। कुणाल जी, ओएनजीसी के चार्ट पर कुछ करना चाहिए सर, अच्छा मूव आया है, 75 के लेवल्स पर है, यहां से और एक्शन देखते हैं। देखिए, एक बाउंस आता हुआ जरूर दिख रहा है दीपांशु, और आज का जो मूव है काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर अब ओएनजीसी ट्रेड करने लगा है। ये रेजिस्टेंस जो है वो 73 हाफ पर 73 रुपए 50 पैसे पर ये रेजिस्टेंस है और अब 74 रुपए के आसपास चल रहा है। तो अगर ये 73 हाफ के ऊपर आज बंदी देता है तो मुझे लगता है ओएनजीसी में एक 80 रुपए तक की स्ट्रेट रैली देखने को मिल सकती है। तो मेरी राय में क्लोज तक का इंतजार करें और अगर आज 73-50 के ऊपर बंदी आती है तो बिल्कुल बाय करने की राय। ओके, तो नजर रखिए ओएनजीसी पर एक बढ़िया मूव आ रही है। चलिए, एक और बढ़िया कॉल आपके लिए तैयार है सचित जी की तरफ से, बिगुल बीटीएसटीटी। बताएं सचित जी। दीपांशु, यहाँ पर खरीदारी करनी है, स्टॉक का नाम है अदानी एंटरप्राइजेस। ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो लगभग पिछले 19 दिनों से एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस अच्छी तरह मेंटेन्ड है एंड इसके 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे अभी तक इसने क्लोज नहीं दिया है पिछले 19 दिनों से। एंड इंट्राडे डेटा अगर देखें तो वहां पर भी एक बुलिश पेंडेंट फॉर्मेशन है जो मैच्योर हो चुका है एक ब्रेकआउट के लिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छी रफ्तार मिलनी चाहिए काउंटर को। अराउंड 385 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर बनाए रखनी है। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन यही होगी कि जो 405 के आसपास का जो स्विंग है लाइफ हाई का वो भी निकल जाना चाहिए एंड लगभग 412 तक के लेवल्स आने चाहिए। सो 385 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी अदानी एंटरप्राइजेज में लॉन्ग बनाने चाहिए। 412 होगा फर्स्ट टारगेट एंड फाइनल टारगेट होगा 420 का ऑन अ पोजिशनल बेसिस। ओके, तो 412, 420 के दो टारगेट्स के लिए आपको करनी है खरीदारी अदानी एंटरप्राइजेस। ये है सचित जी की तरफ से आपके लिए एक बेहतरीन कॉल। नजर रखिए इस काउंटर पर। बीपीसीएल ये भी मूवमेंट दिखा रहा है। अभी हम ओएनजीसी की बात कर रहे थे, बीपीसीएल पर भी एक्शन आते हुए दिखा है। वागले साहब, हमने देखा था लास्ट टाइम 400 के लेवल से थोड़ा रिवर्सल आया था, अब वापस ये स्टॉक मूवमेंट पे आ रहा है। 390 के लेवल्स पर है सर, बीपीसीएल पर ट्रेड बनते हुए देखते हैं। दीपांशु, मुझे मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन डायरेक्शनली मेरा कॉल पॉजिटिव ही होगा। 408 410 तक ये जाएगा, लेकिन आज और कल में जाएगा इतना मुझे वो क्लियर क्लैरिटी नहीं है। 380 82 ऑन द डाउन साइड, 410 ऑन द अपसाइड, ये अगले 1 से 2 दिनों की रेंज होगी।
मेरे को आज के लिए या मे बी BTST लेना है तो मैं अवॉइड करूंगा, लेकिन वो 3 दिन के व्यू से इसका व्यू पॉजिटिव है। 410 415 तक ये स्टॉक जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए BPCL 410 415 के टारगेट आ सकते हैं इस काउंटर पर। बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपर हिट। बताइए सुमित जी। बाय का स्टॉक रडार पे आया है, चल रहा है 19 रुपया 90 पैसा 20 रुपया। स्टॉक का नाम है RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड, RVNL। ये स्टॉक के अंदर दीपांशु यहाँ से बड़ा मूव आने वाला है। 19.90-20 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। अभी का अभी स्टॉक के अंदर बाय करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट मोड पे है। रिसेंट का जो कंसोलिडेशन है वो उसने आज ब्रेक किया है और एक चैनल का ब्रेकआउट दिया है। नीचे के अंदर सिर्फ छोटा सा स्टॉप लॉस 19 रुपए 10 पैसे का लगाए और इसको खरीदारी करें। ये स्टॉक यहाँ से मिनिमम 10% का अपसाइड मूव दिखाएगा। 20% तक का अपसाइड मूव भी जल्दी ही इसी हफ्ते में दिखा सकता है। 22 रुपए से लेके पहला टारगेट होगा 22 रुपया, दूसरा टारगेट होगा 25 रुपया। 22 से 25 के टारगेट के लिए RVNL में CMP पे खरीदारी करें। 19 रुपए 10 पैसे का नीचे में लगाए स्टॉप लॉस और इस हफ्ते में 22 से 25 के टारगेट देखने को मिल सकता है। ओके, 22 से 25 के टारगेट से यहां से आप शानदार तेजी पकड़ते हुए देख सकते हैं। RVNL को नजर रखिए, ऑलरेडी 7% ऊपर है, डेज हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है इस समय। बड़ी खबर आती हुई एक और PSU स्टॉक जिसके लिए बड़ी खबर आती हुई दिख रही है, कोल इंडिया। यहां पर नजर डालिए, हमने एक अच्छी रैली देखी थी, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन भी हुआ है। 3 गीगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगाने की योजना कोल इंडिया की तरफ से आ रही है। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि एक कोल कंपनी अब सोलर प्रोजेक्ट्स की तरफ अपना फोकस कर रही है। प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए 5,650 करोड़ रुपए के निवेश की भी योजना है कंपनी की तरफ से। तो बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। जहां तक कोल इंडिया का सवाल है, एक बार इसकी चार्ट भी पुल अप करते हैं। हमने अच्छी रैली के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन देखा है, बट एक कोल कंपनी अब सोलर पावर प्रोजेक्ट्स की तरफ फोकस बना रही है और एक बड़ा प्रोजेक्ट 3 गीगावाट्स का प्रोजेक्ट जो कि 5,650 करोड़ के निवेश के बाद आएगा। कुणाल जी, कोल इंडिया जरा चार्ट्स पर देखिए सर, क्या बता रही है 123 के लेवल्स पर? देखिए, एक सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है दीपांशु, और बिल्कुल जो इसका सपोर्ट था आज का जो डे लो है 120 रुपए के आसपास, वहीं पर कोल इंडिया के लिए सपोर्ट है और उन्हीं स्तरों से हम एक अच्छा बाउंस बनते हुए देख रहे हैं। मैं अभी इंट्राडे चार्ट देख रहा था और इंट्राडे चार्ट में दीपांशु एक अच्छा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। तो बहुत मुमकिन है कि जो पुलबैक आपको देखने को मिल रहा है इसमें स्टॉक और ऊपर जाए। एक रेजिस्टेंस 126 रुपए के आसपास नजर आती है, वहां तक जाना तय दिखता है। 126 पार हुआ तो स्टॉक में फ्रेश ब्रेकआउट होगा। जिनके पास पोजीशन है 120 का स्टॉप लॉस रखें, 126 पार होने के बाद फिर से नई खरीद कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कोल इंडिया। नजर रखिए, कोल कंपनी अब सोलर पावर प्रोजेक्ट्स की तरफ फोकस बढ़ा रही है। पर आइए कुछ और स्टॉक्स जो बेहतरीन एक्शन में हैं। मदरसन सुमी, यहां पर हम जबरदस्त तेजी बनते हुए देख रहे हैं और बहुत ही अच्छा उछाल आया है। कंपनी की तरफ से कुछ नए ट्रिगर्स बनते हुए दिख रहे हैं, जानते हैं कुशल के साथ। कुशल, बताइए मदरसन क्यों बढ़ाना चाहिए इस पर फोकस? बिल्कुल फोकस में रखिए मदरसन सुमी को। आप देखिए फ्राइडे सैटरडे लास्ट वीक जो है इनकी एनालिस्ट मीट हुई थी। इनफैक्ट इन्वेस्टर मीट में इन्होंने ये स्पेसिफिकली चीज कही थी कि जो मिशन 2025 है, यानी कि अगले 5 सालों में करीब $36 बिलियन की आय पर पहुंचने का इनका लक्ष्य है। तो ये अपने आप में काफी जो है ऑप्टिमिस्टिक टारगेट इन्होंने लिया है और यहाँ पर इनकी कुल आय में करीब 75% हिस्सा जो है वो ऑटोमोटिव डिवीजन से आता हुआ नजर आएगा और साथ ही जो बाकी के जो 25% है वहां पर मेडिकल, एरोस्पेस, लॉजिस्टिक्स और आईटी, ये 4 जो सेगमेंट्स हैं इनसे जो रेस्ट 25% है रेवेन्यू का वो हासिल होता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट कारोबार का जो विस्तार है वहां पर भी कंपनी का बड़ा फोकस है, जहां पे अगर आप देखें तो जो मॉड्यूल्स एंड पॉलीमर डिवीजन है जो पिछले साल करीब 51% इनकी कुल आय में जिसने कंट्रीब्यूट किया था, वहां पर जो यूएस, ईस्टर्न यूरोप, भारत और चाइना, ये 4 रीजन्स में ये जो डिवीजन है इसका विस्तार किया जाएगा, ऐसा उन्होंने अपनी इन्वेस्टर मीट में कहा था। और तीसरी बड़ी पॉइंट है नॉर्थ अमेरिकन
अमेरिका में जो क्लास 8 ट्रक्स का प्रदर्शन आ रहा है अब वहाँ पे कहीं ना कहीं रिवाइवल के संकेत आ रहे हैं। जो लेटेस्ट डेटा है सालाना आधार पर अगर आप देखें तो बिक्री 78% बढ़ती हुई दिखी है और वहीं मासिक आधार पर भी 27% की बढ़त हमें देखने को मिली है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स और फैक्टर्स है मदरसन सुमी के लिए। इनफैक्ट ब्रोकरेज जो नोमुरा है वो काफी बुलिश दिख रहे हैं, 162 का लक्ष्य वो इसमें सुझा रहे हैं और वो ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं लंबी अवधि के लिए ये स्टॉक काफी बेहतरीन साबित हो सकता है जिस आपके इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। बिल्कुल, तो लंबी अवधि के लिए नज़र रखिए और बड़े प्रोजेक्शंस आ रहे हैं कंपनी की तरफ से मदरसन सुमी और हम देख रहे हैं 146 के लेवल्स पर अब मदरसन आ गया है। ज़बरदस्त तेज़ी के बाद एक्शन बना है। किरण जी, मदरसन सुमी के चार्ट पर कोई इंटरेस्ट सर? बढ़िया मूव आई है, मेरे को याद है लास्ट टाइम भी 150 155 के लेवल्स पर से फिर थोड़ा रिवर्सल हुआ था। इस बार क्या लगता है उन लेवल्स को भी क्रॉस करेगा जिस तरह से मोमेंटम है? नहीं, करना चाहिए। एक बहुत अच्छा ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, उसके साथ कंटिन्यूएशन पैटर्न का भी, ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला। तो मेरा मानना है कि इवेंचुअली ये टारगेट्स 175 से लेके 180 तक के देखने को मिल जाने चाहिए और ये भी 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर। तो लॉन्ग पोजीशन ही बनाने की सलाह है। अभी के लिए मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 140 के आसपास का होगा। ओके, तो 140 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, बनाए रखें पोजीशन। जबरदस्त एक्शन आ रहा है मदरसन सुमी में। एक्शन भरपूर है बाजार में, सेंचुरी लगाता हुआ निफ्टी नया हाई छुआ है। सही समय है, चलते हैं अनिल जी के पास उनकी स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, ग्लोबल बाजारों से तो बेहतरीन संकेत आ रहे हैं। 225 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स दिख रहा है सर, आधे % की तेजी नैस्डैक फ्यूचर्स में भी आती हुई दिख रही है। यूरोप की अच्छी शुरुआत हुई है, आधे से 1% की तेजी यूरोप के बाजारों में है। जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ट्रायल का डेटा है वहां से भी सपोर्ट मिल रहा है। एशिया, जापान आज बंद थे पर बाकी के एशिया के बाजार भी पॉजिटिव ही रहे हैं सर। बताएं क्या करना चाहिए निफ्टी 12,950 के लेवल्स पर? देखिए दीप, निफ्टी में तो कोई समस्या नहीं है, निफ्टी तो मजबूत है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और रिलायंस ने आज मजबूती दी और बाकी आईटी शेयरों से भी काम बन गया। और चुनिंदा बैंक मिले जुले से कर रहे हैं, कुछ अच्छे तो कुछ खराब। तो निफ्टी में तो एक बात क्लियर कट है कि यहाँ पर अच्छा एक्शन है और यहाँ पर कंफर्ट कॉन्फिडेंस लेवल तेजी की तरफ मेरा ज़्यादा है। और ऐसा लग रहा है कि इस एक्सपायरी के पहले 13,000 पार करके 13,200 तक जाने की कोशिश एक हो सकती है। और ग्लोबल मार्केट्स भी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स जिस तरह से मजबूत है, सबसे बड़ी बात यह कि बाजार ने क्लियरली इस वक्त ये डिसाइड कर रखा है कि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के मुकाबले में कोरोना की वैक्सीन पर फोकस करेंगे। यानी कि वैक्सीन हाथ में आने वाली खबर, फाइजर इस हफ्ते यूके में अप्लाई करेगी, आज अप्लाई करेगी। 4 करोड़ डोज उनसे खरीदने की बात सरकार कर रही है ब्रिटेन की। ये सारी वो अच्छी खबरें हैं जिन पर फोकस ज़्यादा है इस वक्त बाजार का। तो ये तो बाजार का फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट है जो आपको साफ दिख रहा है। तो उस लिहाज से नीचे की रिस्क कम है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर चूंकि कोरोना के बढ़ते हुए मामले हैं और आप 13,000 और 30,000 के इंटरेस्टिंग लेवल के बेहद नज़दीक पहुंच रहे हैं, मंथली एक्सपायरी का वीक भी है, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आपको ऊपर आती हुई दिखेगी। तो अगर दोनों में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक खरीदना है तो मेरी राय निफ्टी की होगी, निफ्टी ज़्यादा मजबूत है। या फिर एक ट्रेड डीप ऐसा हो सकता है निफ्टी खरीदें और बैंक निफ्टी शॉर्ट करें, एक परफेक्ट पेयर ट्रेड आपका बन सकता है। बड़े लंबे समय बाद मैं इस तरह के ट्रेड की बात कर रहा हूं क्योंकि बैंक निफ्टी से थोड़े से कंफ्यूजन वाले सिग्नल आ रहे हैं, वो मजबूती नहीं दिख रही जो चाहिए एक्चुअली। और ऐसा लग रहा है कि 29,500 के पार निकलकर टिकना मुश्किल होगा। अब क्यों होगा, अब ये मैं आपको बताता हूं। अब दो चीजें, पहले मैं निफ्टी के डेटा का एनालिसिस आपके सामने रख दूं, क्यों निफ्टी नहीं गिरना चाहिए ज्यादा। ग्लोबल मार्केट्स, कोरोना वगैरह ये तो बात होगी, अब सिर्फ प्योरली डेटा की बात करते हैं। डेटा क्या कह रहे हैं, आपने 12,900 पार किया, 12,900 पार करने के बाद आपके निफ्टी में लगभग 82 लाख शेयर कॉल राइटर्स ऐसे हैं जो शॉर्ट हैं, जिन्होंने कॉल बेच रखी है, यानी शॉर्ट पोजीशन बना रखी है और इनकी सारी की सारी शॉर्ट पोजीशन इस गुरुवार को कटनी है। तो अब नीचे के लेवल पर कॉल राइटर्स का सपोर्ट है और निफ्टी आज एकदम परफेक्ट 12,825 के सपोर्ट लेवल से घूमा है। यानी कि तेजी जो बनी है, रिकवरी जो आई, पूरी की पूरी स्क्रीन पर आई है और ये बाजार की ताकत दिखाता है। 12,950 के ऊपर निकलने के बाद निफ्टी में 95 लाख शेयर शॉर्ट हो चुके हैं कॉल राइटर्स के तौर पर। और अगर निफ्टी 13,000 को पार कर ले, आज करे या कल करे, तो करीबन 1.5 करोड़ शेयर, 1.5 1 करोड़ 45 लाख शेयर
निफ्टी में कॉल राइटर्स शॉर्ट होंगे। ये बड़ी चिंता की बात है और वो कॉल राइटर्स निफ्टी को मजबूती देंगे, निचले स्तरों पर खरीदारी भी करेंगे और ऊपरी स्तरों पर कूद कर शॉर्ट कवरिंग भी करेंगे। तो ये निफ्टी पर मजबूती के पीछे कारण ये। और आप देखिए जो निफ्टी में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 13,000 के लेवल पर है, 50 लाख शेयरों का। इसके तो ये हल्की रुकावट का लेवल है। 12,800 पर 43 लाख शेयर पुट में ये मजबूत सपोर्ट है। तो इन 200 पॉइंट की रेंज में फिलहाल निफ्टी को ट्रेड करना। तो फ्रेश तेजी या फ्रेश मंदी आपको कब करनी है? जब 12,800 के नीचे निफ्टी ट्रेड करना शुरू करे तो फ्रेश मंदी कीजिए। 13,000 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे तो फ्रेश तेजी कीजिए। तब तक इस 200 पॉइंट की रेंज को ट्रेड करते रहिए। ये निफ्टी के डेटा बता रहे हैं। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अब अगर आज 29,000 तोड़ता है वापस से और 29,000 के नीचे बंद होता है तो थोड़ी सी रिस्क बढ़ सकती है दीप, क्योंकि 29,000 के लेवल पर बैंक निफ्टी में बराबर ओपन इंटरेस्ट है। पुट में 10 लाख शेयरों का, कॉल्स में 9 लाख शेयरों का। हालांकि डेटा कम है, निफ्टी के डेटा बहुत ज़्यादा है, बैंक निफ्टी के डेटा कम है, लेकिन बैंक निफ्टी कहीं न कहीं थोड़ी सी थकावट रुकावट के संकेत दे रहा है। जो ताकत जो मजबूती बैंक निफ्टी में 3-4 दिन पहले दिख रही थी वो अब नहीं दिख रही। 29,750 के आसपास का इस रनअप का हाई बनाने के बाद बैंक निफ्टी थोड़ी सुस्ती दिखा रहा है। तो फ्रेश तेजी आपको बैंक निफ्टी में तब करनी जब बैंक निफ्टी 29,500 के पार निकल कर टिके, मोर प्रिसाइजली 29,600 को पार करे तो करनी है। अदरवाइज थोड़ा सा 29,400 29,500 की रेंज में बैंक निफ्टी आता है, 29,400 से 29,600 की रेंज में वहां पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए, ये ज़्यादा रहेगा। नीचे की तरफ 29,000 पहला अहम सपोर्ट है। इसके नीचे गए तो पहले 28,850, उसके बाद 28,700 28,550 तक जाने की जगह खुलती है। तो ब्रॉड रेंज 28,500 से 29,500 रहेगी बैंक निफ्टी के लिए। तो अगर आपको पेयर ट्रेड करना है लॉन्ग निफ्टी शॉर्ट बैंक निफ्टी, और अगर आपको लेवल से ट्रेड करना है 29,500 के जितना नज़दीक बैंक निफ्टी बेचेंगे उतना ठीक है, और नीचे में खरीदने का ध्यान रखें निफ्टी में, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। जी दीप। बिल्कुल, तो एक रेंज बनती हुई दिख रही है और बैंक निफ्टी को अगर आप शॉर्ट करें, निफ्टी को लॉन्ग करें तो वही एक अच्छा पेयर ट्रेड आपके लिए बन सकता है। नज़र रखिए इस पर, एक बढ़िया मूव यहाँ पर आती हुई दिखा रहे हैं ये इंडेक्स लेवल पर एटलीस्ट, स्पेशली जो निफ्टी पर एक्शन है। पर एक्शन भरपूर है मार्केट्स में। हमारे साथ अमरीश बलीगा साहब भी जुड़ रहे हैं। अमरीश सर, नया रिकॉर्ड आया है निफ्टी पर, और हम देख रहे हैं कि थोड़ी फाइनली लीडरशिप आईटी पैक भी ले रहा है, थोड़ा फार्मा में भी मूवमेंट आ रहा है लंबे कंसोलिडेशन के बाद। तो क्या अब नेक्स्ट स्टेज यहीं से मूवमेंट देखना चाहिए सर? फार्मा और आईटी क्या ये एक्शन में ज़्यादा दिखेंगे? हाँ, क्योंकि मोमेंटम तो है मार्केट में। हम लोग देख रहे हैं कि रिटेल बाइंग हो रहा है, उसके ऊपर लास्ट कई हफ्तों से हम लोग बाइंग में देखा है। तो ओवरऑल जो सेंटिमेंट है काफ़ी पॉजिटिव है। पर एक ही जो बड़ा रिस्क है मार्केट के लिए अभी वो है फ्रेश लॉकडाउन का, जिसका बात कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन इट हैपनिंग इन गुजरात, वी हैव सीन दैट हैपनिंग इन राजस्थान टू अ सर्टेन एक्सटेंट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी शायद बात कर रही है अबाउट लॉकडाउन। तो शायद ये सबसे बड़ा रिस्क है मार्केट के लिए। अदरवाइज यदि हम लोग डेटा देखते हैं, रियल एस्टेट में सेल्स अच्छे हो रहे हैं, व्हीकल्स का सेल अच्छा हो रहा है। वाइट गुड्स के मैन्युफैक्चर से बात करो तो वो लोग भी बोल रहे हैं काफ़ी अच्छे सेल्स हो रहे हैं। टाइटन ने स्टेटमेंट दिया, ज्वेलरी सेल्स काफ़ी अच्छा हुआ था। मैक्रो डेटा देखें, जीएसटी नंबर्स हैव बीन इंप्रूविंग मंथ ऑन मंथ। तो ये सब पॉजिटिव है, फंड्स आ रहे हैं इसके लिए, एंड एट द सेम टाइम वी आर एट अ न्यू हाई। तो शायद यहाँ से भी और भी ऊपर जा सकता है बिकॉज ऑफ द मोमेंटम। बट आई थिंक लोगों को ये मैंने वन शुड कीप इन माइंड कि देर आर दिस बिग रिस्क विच कैन हैपन। उसमें से एक तो है जो मैंने बताया था, फ्रेश लॉकडाउन का एक रिस्क है, और दूसरा जो डेटा मैं देख रहा हूँ कंजम्पशन पे, तो ये जो हम लोग ने अगस्त सितंबर अक्टूबर में जो कंजम्पशन देखा है, वेदर दिस वाज पेंट अप डिमांड प्लस फेस्टिव डिमांड, और ये सस्टेन करेगा कि नहीं ये हम लोग को देखना पड़ेगा नवंबर, दिसंबर और जनवरी में। और ये सस्टेन करता है देन आई थिंक वी आर इन फॉर अ लॉन्ग टर्म बुल रन। और ये सस्टेन नहीं करता है और इसके साथ लॉकडाउन आ जाता है, then I think this could be the peak. ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त पूरी तरह से फोकस इसी बात पर कि लॉकडाउन होता है या नहीं होता है। बढ़ते हैं आगे बिगुल किरण जी के लिए, और उसके बाद आ रहा है चार्ट कॉर्नर भी। बताएं किरण जी।
अनिल जी, निफ्टी आईटी इंडेक्स ने एक बहुत ही शानदार ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है और बहुत शानदार ब्रेकआउट जिसके कारण हुआ है वो है विप्रो ने बहुत ही अच्छे कंसल्टेशन का ब्रेकआउट दिया है। जिस तरीके का ब्रेकआउट है, मेरा मानना है कि आज के लिए 360 के टारगेट्स, और कल की बात करें तो मेरा मानना है कि आपको 367 और दूसरा टारगेट 374। तो मेरा मानना है ये बड़े टारगेट्स के लिए प्ले किया जाना चाहिए और आपके लिए स्टॉप लॉस काफी नजदीक है 352 का। तो 355 रुपए के आसपास विप्रो ट्रेड कर रहा है और यहां पर आपके लिए खरीदारी करने की राय है किरण जी की तरफ से। आइए कुणाल जी राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का बिगुल। बताएं सर। अनिल जी, हमारा भी स्टॉक विप्रो है और विप्रो में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। किरण जी तो अभी तक पुणे बेस्ड कंपनीज में आगे निकलते थे, अब बेंगलोर वाली कंपनी भी आगे ले गए, बट क्लियर कट एक ब्रेकआउट है। काफी दिनों से शांत था विप्रो और आज एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अब ये एक अच्छा उछाल दिखा सकता है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, क्लियर ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, नॉट टू बी मिस्ड ब्रेकआउट है। और जैसा किरण जी ने कहा कि आईटी स्टॉक्स में ब्रेकआउट आ रहा है, तो इन स्तरों पर विप्रो पर हमारी खरीदारी की राय है। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 349 का 349 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 368 रुपीस का, दूसरा टारगेट 373 रुपीस का। तो 373 के टारगेट के लिए विप्रो खरीदने की हमारी भी राय है। ओके, विप्रो खरीदेंगे, दोनों ही नहीं, तीनों ही, 3 2 3 जो भी मानना मान लो। कुणाल जी राकेश जी को एक मानना तो एक मान लो, दो मानना है दो मान लो, लेकिन खरीदेंगे विप्रो सब मिलकर, ये बात पक्की है। आइए, सुमित जी का सुपर हिट तैयार है। सुमित जी, आप बहुत जल्दबाजी में, ऐसा लग रहा है कि बाद में मौका मिलेगा नहीं, खरीद लूं सब कुछ फटाफट फटाफट। बताएं सर। अनिल जी ऐसा है, टारगेट अचीव हो रहे हैं तो मजा आता है अनिल जी कॉल देने में। सिर्फ एक रिमाइंडर दिलाता हूँ अनिल जी, सुबह डॉक्टर रेड्डी दिया था, देखिए एकदम लोअर लेवल्स पे और एक क्लास मूव देखने को मिला है और डॉक्टर रेड्डी में टारगेट अचीव हुआ है। तो ये अपडेट था अनिल जी। और अब जो स्टॉक रडार पे आया है वो भागने को तैयार है। बहुत दिनों के बाद ऐसा क्लास ब्रेकआउट है। स्टॉक का भाव चल रहा है 75 रुपए 50 पैसे, 75.50। स्टॉक का नाम है ONGC, ऑयल एंड गैस, ONGC के अंदर यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। इसके अंदर बड़ा ब्रेकआउट है, एक चैनल का ब्रेकआउट है। यहाँ से स्टॉक 80 रुपए से लेकर 84 रुपए तक का मूव दिखाने को तैयार है। ONGC के अंदर 75 वाला कॉल अभी 1 रुपया 90 पैसा 2 पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। ONGC का 75 वाला कॉल CMP पे खरीदारी करे। लास्ट 2 से 3 महीने का चैनल ब्रेकआउट है। पिछले 5 दिनों के हाई आज की कैंडल एक ही दिन में ब्रेक कर रही है, तो ये सारे पॉजिटिव संकेत है। और जिस तरह का ब्रेकआउट है उसको देखते हुए मेरे को लगता है जल्दी ही स्टॉक के अंदर 80 रुपए से लेकर 84 रुपए तक का मूव देखने को मिलेगा। 72 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करे। ऑप्शंस के जरिए 75 का कॉल इसके अंदर ले, यहाँ पे CMP पे नीचे में स्टॉप लॉस लगाए, नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 90 पैसे का और ऊपर में टारगेट 3 रुपए से लेकर 3.5 रुपए तक के। ओके, 3 से 3.5 के टारगेट के लिए ONGC खरीदें। और ONGC में आप नेचुरली ONGC का N भूल गए सुमित जी, कोई बात नहीं, आगे से नेचुरली भूल जाए। उसको सिर्फ इतना याद रखें, ONGC में N है वो नेचुरल है, ऑयल एंड नेचुरल गैस। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, हमें तो पता चल गया, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाव बढ़ना चाहिए, आप नाम पूरा बोले ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, बस टारगेट होने चाहिए। ठीक जैसे वैसे IDFC, ऐसे सुमित जी IDFC का फुल फॉर्म पता है? अरे जी किसका? IDFC का? नहीं अनिल जी, फुल फॉर्म को मेरे को देखना पड़ेगा गूगल पे अभी जी। हाँ, तो मैं इसीलिए बोला, फुल फॉर्म से क्या फर्क पड़ता है। आपका स्टॉक तो भाग गया आज, देखिए टारगेट हिट हो गए। तो आप तो टारगेट पे फोकस करो, फुल फॉर्म पे नहीं। नाम कुछ भी रहने दो, आपका काम बोलना चाहिए। और आप काम बोल रहा है, IDFC भी आज का कमाल करता हुआ दिख रहा है और वैसा ही ONGC भी कमाल करेगा। ये है सुमित जी की राय आपके लिए खरीदारी करने के लिए। आज से सेठी साहब हैं तैयार, आइए बिगुल के साथ करते हैं स्वागत।
सेठी साहब स्वागत है। वक्त तो ऐसा चल रहा है कि आपके एक नहीं अनेक कॉल्स होंगे, बताएं शुरुआत कहां से करेंगे? कैश फ्यूचर्स दोनों ही है, किस तरह का मामला है आज? गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, दो स्टॉक है, दोनों में खरीदारी करने की सलाह है और आज भी दोनों स्टॉक कैश मार्केट के स्टॉक दे रहा हूँ बिकॉज F&O के स्टॉक तो पूरे चैनल पे धमाधम आ रहे हैं। सुमित है, राकेश जी, कुणाल जी, किरण जी, संदीप वागले जी सब दे ही रहे हैं, तो मैंने सोचा दोनों स्टॉक फिर आज कैश की देता हूँ बिकॉज कॉमन हो जाएंगे स्टॉक। अदरवाइज जो वो स्टॉक जो स्टॉक्स उनको पसंद आ रहे हैं वही मेरी भी रेडार पे आ रहे थे कैश मार्केट F&O स्पेस से। बताएं सर, पहला वाला। अनिल जी, जो पहला स्टॉक है कैश मार्केट का, स्टॉक का प्राइस अभी चल रहा है 180 रुपया। कंपनी का नाम है NIIT। एक जबरदस्त कंपनी है, ऑनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में है, जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है और ये लॉकडाउन के माहौल में इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। और इसमें जो एक बड़ा ट्रिगर मुझे नजर आता है वो देखिए, बाइजूस जो नाम की एक अनलिस्टेड एजुकेशन वाली कंपनी है, उसकी खबरें चल रही है कि $12 बिलियन के वैल्यूएशन पे फंड रेज करने जा रही है। $12 बिलियन का वैल्यूएशन, $200 मिलियन रेज करेगी ब्लैक रॉक जैसे प्राइवेट इक्विटी फंड से। और फिर हमने अभी IPL के दौरान एक और कंपनी का नाम देखा, अनअकैडमी करके, वो भी ऑनलाइन एजुकेशन में है। बहुत जबरदस्त आजकल इस बिजनेस पे लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ है। वैसे ही NIIT ने भी ऑनलाइन एजुकेशन में कार्यरत है और उसकी पार्टनरशिप भी करी है एक रैंडस्टेड स्किलिंग अकेडमी करके, जो ह्यूमन रिसोर्सेज कंपनी है, उसके साथ। बाकी अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। डेट इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.18 का है। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। FI ने जून क्वार्टर में जहां 17% की हिस्सेदारी थी, उसको बढ़ा के 22% हिस्सेदारी कर ली है। तो इस स्टॉक पे मैं शॉर्ट टर्म में भी बुलिश हूँ। मुझे लगता है 190 के टारगेट बहुत ही जल्दी इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। ओके, 190 के टारगेट के लिए यहां पर करें खरीदारी NIT लिमिटेड में। और इस वीकेंड पर काफी बड़े ऐसा समझा जा रहा है कुछ दिग्गज इन्वेस्टर्स और फंड्स कंपनी के साथ मुलाकात भी करके आए और वहां पर उस मुलाकात के बाद बड़े खुश हुए हैं कंपनी के प्रोस्पेक्ट से। और इसी वजह से आज स्टॉक में भारी भरकम वॉल्यूम और तेजी भी नजर आ रही है, जो सेठी साहब आपको बता नहीं रहे, लेकिन वो भी एक कारण है जिसकी वजह से स्टॉक में एक्शन आ रहा है। तो काफी बड़े फंड मैनेजर्स का इंटरेस्ट भी NIT लिमिटेड में आता हुआ दिख रहा है, तो वो एक बड़ा कारण है कि NIT लिमिटेड में फिर ऐसे में सेठी साहब टारगेट छोटा नहीं लगा? 190 तो आपके हिसाब से बहुत छोटा है। देखिए अनिल जी, शॉर्ट टर्म का टारगेट है 190 का। बाकी तो जिस तरह से ये जो ऑनलाइन एजुकेशन वाली कंपनी के वैल्यूएशन है, मुझे लगता है इस स्टॉक को बस बिल्कुल लेके पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। आने वाले 6-9 महीने में जब कभी भी इन कंपनीज के IPO आएंगे, इस स्टॉक में भी आग लग जाएगी और यहाँ से बहुत शानदार रिटर्न मिलेंगे। तो बट सेगमेंट का नाम ही शॉर्ट टर्म पिक है, तो फिर कई बार ऐसा होता है टारगेट अचीव नहीं होते हैं और फिर स्टॉक रिएक्ट होता है। फिर आपके जैसे आजकल मेरी भी ट्रोलिंग होने लग गई है, तो उसका भी डर लगता है। तो उस लिहाज से एक टारगेट मीट होने, और वैसे बहुत ही शॉर्ट टर्म में 5-10% के टारगेट मुझे लगता है ठीक है। आपकी भी होने लगे? अरे ये एक मिनट, अरे एक बार जरा सारे हमारे एक्सपर्ट्स को दिखाओ, एक साथ दिखाओ। सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे लगता है अगर किसी को हो रही होगी तो वो है बंसल जी। बंसल जी, सेठी साहब भी आपकी कैटेगरी में आ चुके हैं। सेठी साहब को आप क्या एडवाइस करेंगे? आप तो इस मामले में सबसे ज्यादा अनुभवी हैं। हम सबसे ज्यादा ट्रोलिंग अगर किसी की हुई, अब तो खैर आपसे बहुत सब लोग प्यार करने लगे, आपके ट्रोलर्स भी प्यार करने लगे। वैसे ट्रोलर्स जो प्यार करते हैं वही ट्रोलिंग करते हैं। बंसल जी जरा एडवाइस कीजिए सेठी साहब को। देखिए, मेरी सेठी जी से बिल्कुल पूरी सहानुभूति है और अनिल जी कोई राय नहीं दूंगा। बट अनिल जी देखिए, वो उन्होंने मुझको फॉलो करा और उनकी ट्रोलिंग हो रही है, वो उस कैंप में आ गए। बट मैं भगवान से दुआ करता हूं, जो मस्ती की पाठशाला में पता चला मेरे को, मैं सेठी जी वाले कैंप में ना आ जाऊं अनिल जी घर के अंदर। तो उसमें तो अनिल जी मुझे सेठी जी से ज्ञान लेना है कि मैं ऐसा करूं, ऐसा क्या करूं कि मेरी उनकी जैसी हालत ना हो घर के अंदर। अरे आपको बाहर से ऐसा लग रहा है, अंदर जाके देखो सेठी जी की हालत बहुत ही बढ़िया बेहतरीन है। ऐसी थोड़ी नाम के सेठी थोड़ी, काम के भी सेठी है। जी कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं? जी कुणाल जी। अनिल जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि सेठी साहब की को ट्रोलिंग होने का बहुत अनुभव है। अनिल जी घर पर उनकी जमकर ट्रोलिंग होती है, तो अनिल जी उनको किसी तरह की राय की जरूरत नहीं है अनिल जी। लेकिन NIT लिमिटेड पर मैं बहुत पॉजिटिव हूं। बिल्कुल NIT लिमिटेड। अच्छा एक चीज मैं भी बताऊं, ग्लेन फार्मा को लेकर आज मैंने भी ट्रोलर्स को बहुत जवाब दिया है, बढ़िया वाला। मैंने अभी एक ट्वीट किया था शो के जस्ट पहले, रिस्क है तो इश्क है। अब अगर लोग
अवॉइड और हाई रिस्क में फर्क नहीं समझते हैं तो फिर ठीक है। देखिए एक चीज बहुत क्लियर है, जिन लोगों को ट्रोलिंग करनी है, चाहे वो बंसल जी करे, चाहे सेठी साहब की, चाहे किसी की भी करें, हम आपको बहुत मौके देंगे, रोज मौके देते हैं। मेरे तो बहुत सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, बहुत सारे कॉल्स हमारे गलत जाते हैं। जो गलत जाए उस पर ट्रोल करिए, जो सही जाए उस पर क्यों करें। अगर किसी ने पैसा नहीं लगाया और अगर आईपीओ बढ़ गया, भाग गया, तो वो भी आपको तकलीफ है कि अरे ऐसा क्यों हो गया, आपने शॉर्ट टर्म के लिए क्यों नहीं बोला। अगर लॉन्ग टर्म बोला और शॉर्ट टर्म में पैसा बन गया तो भी तकलीफ है। और अगर मझगांव डॉक में बोला कि चलो डबल होगा, नहीं हुआ, लेकिन आज आईपीओ के ऊपर स्टॉक लगातार ट्रेड करा तो भी तकलीफ है। भाई एनालिसिस से भविष्यवाणी थोड़ी, जन्मपत्री थोड़ी देखने का काम है। तो थोड़ा अपना भी दिमाग लगाएं। जहाँ अवॉइड की रेटिंग है वो क्लियर कट थी, किसी यूटीआई में, किसी एंजल में, 2-3 और आईपीओ में क्लियर कट अवॉइड दिया था। एक वो कौन सा आया था केमिकल कंपनी वाला, जिसमें पहले दिन हमने बोला कि बेचकर निकल जाइए, वो स्टॉक आधा रह गया। तो अवॉइड और हाई रिस्क में बड़ा फर्क है। ये आप नहीं समझेंगे तो अगली बार फिर आप वही गलती करेंगे। आप रिस्क लेते, आपका पैसा बनता, जल्दी बन गया तो अब अफसोस है। तो ये तो होगा, लाइफ में होगा। तो बहुत बढ़िया, जिन्होंने मिस किया और जिन्होंने लगाया पैसा वो खुश भी है। वो लोग वो भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कॉल था, हमने लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगाया, पैसा बन गया तो बन गया। अच्छा, ग्लेन फार्मा पे एक बार जरा राय लेता हूं मैं अमरीश सर की। सर बताएं क्या है आपकी ओपिनियन 2150? आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस न्यूज शायद और भी ऊपर जा सकता है, पर उसके साथ मैं ये भी बोलूंगा कि द अदर कंपनीज विच कैन बेनिफिट ये न्यूज से, वो है सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला और इंडोको रेमेडीज। ओके, तो नज़र रखिए ग्लैंड फार्मा पर। ज़बरदस्त रिएक्शन मिलते हुए दिख रहा है स्टॉक को लिस्टिंग के बाद। फार्मा भी ऑन द मूव है, पर एक बार आपको बता देते हैं ग्लैंड फार्मा पर अनिल जी की स्पेसिफिक राय क्या थी आईपीओ के समय। कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, आगे भी ग्रोथ है। एक तलवार हमेशा लटकी हुई रहेगी कि चाइना का इन्वेस्टमेंट है, और अगर भारत सरकार किसी तरह के कोई इसमें कदम उठाती है आगे चलते हुए, किसी तरह की कोई बात बनती बिगड़ती है, तो उसका असर इस कंपनी पर भी पड़ेगा। हाई रिस्क इन्वेस्टर्स वो लगाएं, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। 15% की दमदार तेजी, 1722 पर लिस्ट होता हुआ ये स्टॉक और तेजी दिखाता हुआ ग्लैंड फार्मा। हमने तो अकेले थे जिन्होंने हमने कहा कि आप पैसा लगाइए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए। अब लॉन्ग टर्म का शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हो गया, अगर वो गुना है तो अच्छी बात है, एंजॉय कीजिए लाइफ। हाई रिस्क एपेटाइट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, उनको शॉर्ट टर्म में बेनिफिट होते हुए दिख रहे हैं, फायदा होता हुआ दिख रहा है। हमारे अलावा कोई भी ये नहीं था जिन्होंने इवन लॉन्ग टर्म के लिए भी या हाई रिस्क इन्वेस्टर्स को भी कहा हो कि ग्लैंड फार्मा में लगाइए पैसा। शायद इस साल का सबसे बेहतरीन आईपीओ रहा होगा, क्योंकि जिन जिन लोगों ने पैसा लगाया सबको फर्म अलॉटमेंट, पूरा का पूरा अलॉटमेंट मिला। इसीलिए मैंने कहा कि दीप आपने ये अच्छा काम किया, एक बार फिर से ये रिकॉर्डिंग सुना दी ताकि किसी को कोई डाउट है कि क्या कहा गया था, तो अब आप सुन लीजिए क्या कहा गया था एग्जैक्टली, ताकि अब कहीं कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन डाउट मत करिए सेठी साहब पे भी, और सेठी साहब की ट्रोल बंद कीजिए, नहीं तो सेठी साहब इतनी बढ़िया कॉल देना बंद कर देंगे तो फिर हाथ मलते रह जाएंगे। देखिए बात करते करते डे हाई पर 186 को पार करता हुआ एनआईटी लिमिटेड टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ। लेकिन सेठी साहब दूसरा पिक आज का आपका बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, बस पहले एक क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि मेरी अभी ट्रोलिंग जो होती है वो राकेश जी जैसी इतनी सीवियर भी नहीं हो रही है। बिकॉज अनिल जी, मेरे कई जो फॉलोअर्स है वो जैसे कार्बोरंडम यूनिवर्सल मैंने 270 में रेकमेंड करा, उसके बाद वो कुछ दिन चला नहीं, 260 के लेवल पे ट्रेड करता रहा, तो सब पूछने लग गए कब चलेगा कब चलेगा, और फिर अभी देखिए 1 महीने के अंदर वो 350 का भाव हो गया। तो इस तरह की अभी ट्रोलिंग हो रही है, बट ग्रेजुअली मुझे मालूम है कि कई बार बाजार ऐसे होंगे जब स्टॉक चलेंगे नहीं और उसके बाद बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। एनीवेज दैट इज पार्ट ऑफ द गेम। बाकी अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है वो एक फार्मा कंपनी है जिसकी अभी सब चर्चा कर रहे हैं। फार्मा स्टॉक्स मैंने पिछले कुछ दिनों में भी कई फार्मा स्टॉक्स रिकमेंड करे, और जो अभी मुझे तुरंत याद आ रहा है वो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, अभी 2-3 दिन पहले ही रिकमेंड करा, वहां से वो 100 रुपए ऊपर है। आज जो फार्मा स्टॉक है वो एक छोटी साइज की कंपनी है, सिर्फ 250 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का नाम है अल्बर्ट डेविड। ये एक कोलकाता बेस्ड फार्मा कंपनी है। कई ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट है इनके, खास करके प्लेसेंट्रेक्स करके इनका एक प्रोडक्ट है जो कि ह्यूमन प्लेसेंटा से बनता है। कंपनी 35 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। कंपनी के कई मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ इनके स्ट्रॉन्ग टाइअप्स है। वैल्यूएशन के लिहाज से काफी सस्ता स्टॉक है, बहुत ही 20-22 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। पिछले साल 7 रुपए का डिविडेंड दिया। एक जीरो डेट कंपनी है। मुझे लगता है ये स्टॉक जो कि 440 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बहुत ही शॉर्ट टर्म में 455 के लेवल्स दिखा सकता है, और 429 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा।
ओके 429 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदे 440। अरे भाई साहब सेठी साहब ये क्या है, आपके बात करते करते ये तो टारगेट पे आ गया 450। रिवाइज करो सर, टारगेट भी रिवाइज करो, स्टॉप लॉस भी रिवाइज करो। एक चीज पक्का है, इसका मतलब तो क्लियर है सेठी साहब, आपके चाहने वाले ज्यादा है ट्रोलर से, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। वो मतलब ज्यादा नहीं, कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। बताएं सर, आपके बात करते करते तो हो गया 455। अरे अनिल जी, फिर एक काम करना है, इसमें स्टॉप लॉस 440 का रख के बिल्कुल होल्ड करके रखे। मुझे लगता है जल्दी इसमें 470 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ये हुई ना बात। तो चलिए 470 तक के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सेठी साहब, ये बेहतरीन 2 कॉल्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कैश मार्केट के हैं। लेकिन ऐसा नहीं कैश मार्केट के कॉल्स ही आपके लिए दमदार हो। अभी थोड़ी देर पहले सुमित जी, भले ही नाम ना बताया, मैंने आपको पहले बोला था नाम के चक्कर में मत पड़ो। सुमित जी का ऐसे टेस्ट मत लो कि फुल फॉर्म क्या है क्या नहीं है, मैं लूँ अलग बात है, आप लोग कोई भी ऐसा सोचे ना। लेकिन देखिए IDFC का फुल फॉर्म नहीं पता, मैं तो सुमित जी को यही कहूँगा, सुमित जी बिल्कुल भी फुल फॉर्म पे फोकस ना करें, सिर्फ स्टॉक के चार्ट्स, टेक्निकल, FNO डेटा पर फोकस करें। ONGC का 75 रुपए का कॉल का जो टारगेट 3.5 रुपए दिया था सुमित जी ने, टारगेट हिट। 3.5 रुपए का टारगेट, 75 रुपए का कॉल का ऑप्शन का जो उन्होंने 2 रुपए में खरीदने की राय दी थी, 3 रुपए और 3 रुपए 50 पैसे का टारगेट दिया था, वो टारगेट आपके लिए हासिल होता हुआ दिख रहा है। तो सुमित जी को इस बात की बधाई। आइए जल्दी से कनेक्ट करते हैं भसीन साहब को, वक्त है उनसे उनकी बेहतरीन पिक्स लेने का BTST के तौर पर। आइए करते हैं स्वागत। गुड आफ्टरनून सर, स्वागत है आपका। बताएं सर पहले तो आपका अपडेट और उसके बाद फ्रेश कॉल्स। अपडेट ये है सर, आपको अभी गोदरेज प्रॉपर्टी और GMR कहा था, 26 वाला GMR 2680 बिक गया आज ही, और गोदरेज प्रॉपर्टी 1078-80 वाला 1097। उसके सामने शॉर्ट दिया था 29,300 से 350 में बैंक निफ्टी, वो 28,900। तो इंट्राडे ट्रेडर्स को 2% बैंक निफ्टी में मिल गया। सॉरी, देव गॉट 1.5% ऑन बैंक निफ्टी एंड 2.5% ऑन बोथ दोज, दे कैन बुक प्रॉफिट। अब के एक ही कॉल है जो BTST है, वो है सर मेरे हिसाब से जो सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया शेयर है IOC। 85 रुपए पे लीजिए, 85 सवा 85, 83.50 का स्टॉप लॉस, 93 to 95। बट इसमें अगर कोई बायबैक की बात आ गई, इट कैन इवन गो टू 120 इन द स्लाइटली मीडियम टर्म, बट यहाँ से 93 to 95 इज वेरी मच ऑन द कार्ड। परफेक्ट। तो IOC जहां वैल्यू है वहां खरीदिए, जहां बढ़ गए और बहुत महंगे हो गए वहां पर करिए बिकवाली। ये है राय भसीन साहब की तरफ से आती है। बहुत बहुत धन्यवाद भसीन साहब आपका, ये बेहतरीन पिक्स हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। तो नितिन जी तैयार है निफ्टी पर निशाना लगाने के लिए, आइए बिगुल के साथ करिए नितिन जी का स्वागत। नितिन जी स्वागत है, बताएं सर किस पे निशाना लगाएंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी? लेकिन जी 3 दिन बाकी है मंथली एक्सपायरी को, और प्रीमियम्स काफी ज्यादा हैं, और डेटा जो बन रहा है वो थोड़ा रेंज बाउंड इंडिकेशन मिल रही है। मतलब एक्सपायरी 13,000 और 12,800 के बीच में होनी चाहिए। तो उसको देखते हुए मैं नेकेड बाइंग की जगह एक ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी मुझे ऐसी दिखी है जिसमें हमें 40 रुपए का प्रॉफिट मिल सकता है और सेफ है। और इसमें हम कर क्या रहे हैं अनिल जी, 13,150 की कॉल ऑप्शन हम बेचेंगे 18 रुपए में, और साथ में हम 12,700 की पुट ऑप्शन बेचेंगे। और ये 12,700 की पुट ऑप्शन मेरी 24 रुपए में बिक रही है, यानी आप देखिए 250 पॉइंट नीचे की पुट ऑप्शन 24 रुपए में बिक रही है, और ऊपर 13,150 की 18 रुपए में बिक रही है। कुल मिला के मुझे 40-42 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है। ये दोनों को हम बेचेंगे, और स्टॉप लॉस इसमें क्या होगा कि अगर 13,000 का लेवल स्पॉट में ऊपर टूटता है तो हम निकल जाएंगे, या 12,800 का लेवल नीचे टूटेगा तो निकल जाएंगे। इस केस में आपको कोई भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि जैसे ये लेवल टूटेंगे फिर भी ये प्रीमियम इसी लेवल पे रहेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता, इसी रेंज में रहती है जो OI कंसंट्रेशन दिखा रहा है, तो वो पूरे 40 रुपए मिल जाएंगे। तो अभी इस रेट पे अनिल जी बहुत ज्यादा ओवर प्राइस है, इसलिए मैं नेकेड ऑप्शंस नहीं ले रहा हूँ। वेयर मैं एक हेज करके यानी कि ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी ले रहा हूँ, क्योंकि प्रीमियम ओवर प्राइस है जी। लेकिन सर नितिन जी उसमें प्रीमियम ज्यादा नहीं लगेगा बहुत, मतलब सॉरी नॉट प्रीमियम, मार्जिन, क्योंकि दोनों ऑप्शन हम बेचेंगे तो जनरली मार्जिन तो इसमें लगेंगे
बट उसमें दोनों को हम बेचेंगे तो डेढ़ लाख यानी 3 लाख का मार्जिन लग रहा है। और अगर हमको नेकेड ट्रेड करना है और मार्जिन का इशू है तो उस केस में फिर कॉल ऑप्शन बनती है अनिल जी, पुट ऑप्शन नहीं बनती है। और उस केस में कॉल ऑप्शन बनती है 12,900 की, जिसका अभी प्राइस है 112 रुपया और इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 80 रुपये का और इसका टारगेट आपको 140-145 का मिल सकता है। मतलब बायस पॉजिटिव है। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो फिर नेकेड करने के लिए 12,900 की कॉल ज्यादा बेटर ऑप्शन। ओके तो ये है आपके लिए राय इस वक्त नितिन जी की तरफ से। निफ्टी में अगर आपके पास मार्जिन की ताकत है तो दोनों ऑप्शन बेचिए, 13,150 का कॉल ऑप्शन, 12,700 का पुट ऑप्शन और आप हो जाएंगे सेफ। 42 रुपए के आसपास की मिलेगी प्रीमियम। इस प्रीमियम को कमाने का इरादा रखिए। ये है नितिन जी की राय आपके लिए। और अगर वो नहीं करना है तो सिंपल आपको करना है 12,900 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 112 रुपए में मिल रहा है, 80 का स्टॉप लॉस लगाइए और 140-145 के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। ये है राय नितिन जी के निफ्टी पर। ओके नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये बेहतरीन पिक देने के लिए। आइए वाकले साहब का वंडर आपके लिए। बताएं वाकले साहब। मेरा BTST है अडानी एंटरप्राइजेस में। आई थिंक सचिन ने इसको ऑलरेडी कवर किया है। जिस तरह से क्लोज हो रहा है, 400 का रेजिस्टेंस निकाला है, अभी हाईएस्ट पॉइंट पे 404 के आसपास है, 403-404 के बीच में है। मुझे लगता है 412-415 तक के लेवल्स कल मॉर्निंग में मिलने चाहिए। आपका 397 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके 397 के स्टॉप लॉस के साथ 412-415 के टारगेट के लिए करें आप खरीदारी। बस कुछ ही देर में कुणाल जी राकेश जी की तरफ से भी आ रही है स्पेशल पिक, लेकिन उससे पहले आपके लिए बिगुल है सचिन जी के लिए, सचिन जी का BTST। बताएं सचिन जी। अनिल जी, कैश का काउंटर वापस मेरे रेडार में आया है। इनफैक्ट इसे हमने SPL मिड कैप स्टॉक्स में भी कवर किया था। स्टॉक का नाम है वेंकीज इंडिया। एक अच्छे बेस के आसपास आइडेंटिफाई किया था 1550 के आसपास 1900 के टारगेट के लिए। यहाँ पर क्लियरली एक अपमूव के बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है और वो कंसोलिडेशन वापस मैच्योर हो चुका है। जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है ओवरऑल ये बुलिश पेंडेंट फॉर्मेशन है, जिसको मुझे लग रहा है कि अभी भी ऑन द लॉन्ग साइड पार्टिसिपेट करना चाहिए 1580 स्टॉप लॉस के साथ। 1780 एक होगा इंटरमीडिएट टारगेट एंड लॉन्ग टर्म टारगेट जो 1900 का दिया था वो इंटैक्ट है। तो मुझे लग रहा है अभी भी खरीदारी करनी चाहिए वेंकीज इंडिया में। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है जिसको मोमेंटम के तौर से देखना चाहिए। 1780 के आसपास पोजीशन रिव्यू करनी है एंड 1580 का लगाना है स्टॉप लॉस। ओके 1580 के स्टॉप लॉस के साथ वेंकीज इंडिया में करें आप खरीदारी। ये है राय आपके लिए सचिन जी की तरफ से, ये BTST कॉल। अगला स्पेशल पिक का बिगुल कुणाल जी राकेश जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी, ये पिक है अदानी एंटरप्राइजेस जिस पर अभी वागले जी ने भी कवर करा। टेक्निकली काफी बढ़िया रुझान है और ये स्टॉक एक बड़ा अनिल जी उछाल दिखा सकता है। खरीदारी की राय है। और अनिल जी ये स्पेशल नहीं, ये पिक ऑफ द डे। अनिल जी आप स्पेशल पिक करके कल सुबह भी एक दूसरी पिक लेने का इरादा रख रहे हैं, ये गलत है। ये पिक ऑफ द डे है। ओवर टू कुणाल जी। अरे भाई साहब आपके इतने सारे हो गए कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। बंसल जी पिक ऑफ द डे, स्पेशल पिक और हाँ मतलब बहुत सारे हो गए। तो अभी मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कौन सा फिर जो मेरे मुंह से निकल जाता है वही निकल जाता है। आप है ना ठीक कर दिया करें, आपको जैसा पसंद आए वो वाला रख ले। अगर एक और काम कर सकता हूँ, आप चाहें तो मैं पीछे से बिगुल बजा दूं, पहले आप कॉल दे दें, बिगुल बाद में आ जाए, वो फैसिलिटी मैं आपको दे सकता हूँ। तो ये पिक ऑफ द डे। ओके पिक ऑफ द डे बताए कौन अनिल जी एक तो आप भूल ही गए, एक अनिल सिंह भी जन्मदिन पिक है अनिल जी, जो हम देते रहते हैं समय समय पर, उसको भी भूल गए आप। उसका भी बिल्कुल बजाना पड़ेगा। बिल्कुल बाय करना है फ्रेश ब्रेकआउट।
तो अनिल जी फ्रेश ब्रेकआउट है चार्ट पर, दमदार तेजी है इस स्टॉक को। तो देखिए जिस तरह की तेजी अडानी ग्रुप शेयर्स में है कहीं पर भी बाजार में आपको नहीं मिलेगी, तो बाय करके चलने की हमारी राय है। स्टॉप लॉस 400 रुपए से थोड़ा सा नीचे रखें और इस स्टॉक के बीटा को ध्यान में रखते हुए 423 रुपए का पहला टारगेट है, तो 423 के टारगेट के लिए पिक ऑफ द डे में अडानी एंटरप्राइजेस। ओके तो ये है आपके लिए पिक ऑफ द डे के तौर पर अदानी एंटरप्राइजेज ये है। और सचिन जी ने तो कही था 385 और 385 का स्टॉप लॉस माफ कीजिएगा 412 का टारगेट दिया था और उस टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ आपके लिए अदानी एंटरप्राइजेज। बंसल जी राकेश जी को भी पसंद है और वागले साहब को भी पसंद है और सचिन जी को भी पसंद है। ये स्टॉक तेज दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है। एक और स्टॉक जो तेज दौड़ लगा रहा है वो है सेठी साहब ने, देखो एक चीज ये बहुत क्लियर है, जैसे बंसल जी कुणाल जी जवाब देते थे अपने काम से, देखो जो भी आपके ट्रोलर से उसका जवाब तो आपके काम से ही मिलता है। देखिए जो विकास जी अभी भी काम कर गए, कमाल ही कर गए। एनआईटी लिमिटेड जरा एक बार फिर से लाइए आपकी स्क्रीन पर। एनआईटी लिमिटेड 190 रुपए का टारगेट दिया था उन्होंने और मेरे ख्याल से 180 रुपए के आसपास उन्होंने कवर किया था जहां तक मुझे याद है। जी हाँ 180 पर कवर किया था, 190 का टारगेट। और वो भी मैं तो उनसे बार बार बार्गेनिंग कर रहा था, अरे भाई टारगेट थोड़ा बढ़ाओ। और अब आप देखिए ये स्टॉक 197 रुपए 50 पैसे टच होकर आया है, अभी भी 190 उनके टारगेट पे, उससे पहले 197 हाफ। अब इससे ज्यादा आप क्या आदमी की जान लेंगे क्या? मतलब सेठी साहब फिर आपका सबका अकाउंट नंबर लेके उसमें ट्रांसफर ही कर दे क्या? इससे ज्यादा क्या करेंगे? सेठी साहब बिल्कुल भी निश्चिंत रहे, आप जो काम कर रहे हैं बहुत ही तगड़ा, बहुत ही जबरदस्त कर रहे हैं। देखिए एक टारगेट फिर से हासिल होगा। और बाकी तो रहा सवाल 10, 15, 20 में से 1-2 कॉल तो सबके गलत होंगे, कभी न कभी होंगे, देर आएंगे, जल्दी आएंगे, आगे पीछे आएंगे जरूर, चिंता न करें। क्वालिटी स्टॉक्स वो रिकमेंड करते हैं। और अब आपके सामने एनआईटी लिमिटेड सेठी साहब की तरफ से जो कॉल, बहुत ही तगड़ा। और इसीलिए सेठी साहब मुझे भी धन्यवाद देंगे अगली बार। मैंने बता दिया कारण क्यों बढ़ रहा है एनआईटी लिमिटेड, क्योंकि वीकेंड पर कुछ बेहतरीन फंड मैनेजर्स के साथ में मीटिंग हुई है, ऐसा समझा जा रहा है कंपनी के मैनेजमेंट की। और उसके बाद आउटलुक को लेकर फंड्स काफ़ी बुलिश होते हुए दिख रहे हैं और ये वजह है स्टॉक में तगड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है आपके लिए। ओके तो ये हैं कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन भरपूर है। 3 बजने की बन चुके हैं और जय भी हमें कैश का ऑप्शन देने की तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी हम कैश का ऑप्शन लेंगे। लेकिन मज़ेदार बात है कि निफ्टी मजबूत है, बैंक निफ्टी ताकत नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर थोड़ी सी कमजोरी वाले संकेत आपको आते हुए दिख रहे हैं। आइए महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन और कुछ पाबंदियां, प्रतिबंध लगने के खतरे नजर आ रहे हैं। क्या है ये और क्यों ऐसा लग रहा है, ये बताने के लिए तैयार है आशीष चतुर्वेदी। बाजार लाइफ टाइम हाई पर है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है, जो कुछ खबरें हैं, वो भी आपको बताना जरूरी है। तो आइए एक अपडेट ले लें आशीष के साथ। आशीष बताइए क्या क्या सुनने में आ रहा है? अनिल जी सबसे पहले आप देखिए पूरे भारत में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो एक्टिव केसेस हैं फिलहाल आपको महाराष्ट्र में ही नजर आएंगे। और खासतौर पर प्रमुख शहरों में अगर आप देखें तो मुंबई की जो स्थिति है लगातार गंभीर होती जा रही है। ऑलमोस्ट 17,70,000 जो है टोटल केसेस सामने आ रहे हैं। और कल चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी ने ये भी कहा था कि अगली लहर अगर ये आई कोरोना वायरस की तो ये मात्र लहर नहीं होगी, ये सुनामी होगी, जिसके चलते कुछ ऐसा खतरा बना हुआ है। कुछ स्टॉक्स हमने आइडेंटिफाई किए कि अगर दोबारा लॉकडाउन लगता है तो कहाँ पर इम्पैक्ट होगा। एक एक करके मैं आपको पूरी लिस्ट बता देता हूँ। सबसे पहले जो रियल एस्टेट कंपनीज है जो कि महाराष्ट्र में और खासतौर पर मुंबई फोकस्ड हैं, इन्हें आपको अपनी फोकस लिस्ट में शामिल रखना होगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय रियलिटी, फिनिक्स मिल्स, ये 3 स्टॉक्स पर फोकस रखें क्योंकि इनकी जो मेजॉरिटी आय है वो इन एंड अराउंड मुंबई और महाराष्ट्र से ही आती है। इसके अलावा कुछ रेस्टोरेंट्स कारोबार में देखिए, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स, क्योंकि इनका भी कारोबार अगर आप देखें तो महाराष्ट्र स्थिति है और खासतौर पर मुंबई सेंट्रिक ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको एक असर देखने को मिलेगा। अगर दोबारा रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, नाइट कर्फ्यू की बात होती है, जैसा कि हमने देखा है कि इंदौर, भोपाल और अहमदाबाद में जो है नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी सेम स्ट्रैटेजी अपनाती है तो इनके व्यवसाय पर भी जरूर असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, QSR सर्विसेज में अगर आप देखें, क्योंकि इनके पास जो मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज है वो केवल वेस्टर्न और सदर्न भारत में है, और वेस्टर्न भारत में अगर आप देखें अगर लॉकडाउन लगता है तो इनकी आय पर भी फर्क देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंटरेस्टिंग ये है कि कुछ NBFCs और स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी महाराष्ट्र में एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, इस स्टॉक पर भी फोकस रखना होगा। करीब 15% जो टोटल एक्सपोजर है इनका वो महाराष्ट्र में है। इसके अलावा आवास फाइनेंशियर्स यहाँ पर करीब 18% है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 9% है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा महाराष्ट्र में, तो इन स्टॉक्स को भी आपको नज़र में रखना होगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक करीब 11% जो है इनका कॉन्सेंट्रेशन महाराष्ट्र में है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 13%, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 9%। अनिल जी, कोरोना वायरस अभी तक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन एक विडंबना की बात है कि स्थिति अगर आप देखें तो पूरी तरीके से पहले जैसी होती जा रही है। सड़कों में इनफैक्ट पहले से ज़्यादा अब ट्रैफिक नज़र आ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक दोबारा लॉकडाउन का खतरा है वो बना हुआ है। बिल्कुल, तो ये है वो तमाम। अच्छा, ये बंसल जी, कोई खास वजह कि नाइट कर्फ्यू लगाया जाता है कि मतलब क्या रात में कोरोना फैलने का डर ज्यादा है, या मतलब इसके पीछे लॉजिक क्या है? आप तो मतलब सब ये सारी चीजें मतलब बहुत रिसर्च करते होंगे, चैनल चेक करते होंगे, फार्मा में इन सब सारी चीजों में बड़ा इंटरेस्ट है, इसके पीछे कोई कारण बंसल जी? अनिल जी, एक ही मतलब है कि देखिए रात को जो निकल रहा है अनिल जी, वो तो बिना मतलब के निकल रहा है, कोई काम नहीं है, तो इसलिए अनिल जी उनको रोकने के लिए कर्फ्यू लगाया जा रहा है। अनिल जी दिन में तो कर्फ्यू लगा के देखा है, पूरी इकोनॉमी बैठ जाती है, तो दिक्कत क्या अनिल जी? दिन में भी अरे बंसल जी गजब कर रहे, अरे गजब कर रहे बंसल जी। रात को आदमी जो मजबूरी में काम होगा तो ही निकलेगा, दिन में तो फिर भी आलतू फालतू घूम लेते होंगे लोग। रात को तो काम से कहीं कोई इमरजेंसी कोई काम हो तो ही निकलेंगे। जी कुणाल जी। हाँ अनिल जी देखिए, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप अनिल जी। देखिए बंसल जी सही फरमा रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं अनिल जी जो रात को क्लब में विचरण करते हैं अनिल जी, और बंसल जी को भी कई सारे न्योते आए हैं कि क्लब में आ जाएं। तो अनिल जी, ये जो क्लब जाने वाले लोग हैं, इन पर अंकुश लगाने के लिए रात में ये व्यवस्था की गई। ओके, अच्छा मैं सीधा सा आदमी घर में रहने वाला, मुझे क्या पता क्लब में भी लोग जाते करते। तो इस अच्छा, अब बंसल जी का वो बंसल जी का अनुभव है, मेरा नहीं, इसलिए मुझे लगा कि अच्छा हाँ, अब तो तब तो फिर मेरी गलती। हाँ फिर ठीक है, बंसल जी बराबर है, एकदम परफेक्ट सही जवाब। चलिए बंसल, लेकिन एक बात है बंसल जी, देखो कुणाल जी जैसा आपको दोस्त मिलेगा नहीं बोल। देखो मेरे शो पे कुणाल जी मुझे मुंह पे बोले अनिल जी आप गलत कह रहे हो, आपका फेवर कर रहे हैं। देखो इतना ज्यादा आपका फेवर करने वाला दोस्त जिंदगी में मिलेगा नहीं। छोड़ना मत, इनको पकड़ के रखना आप लाइफ लॉन्ग। बिल्कुल, इससे बढ़िया दोस्त मिलना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, ये देख लीजिए। बिल्कुल आपको बचाने के लिए मेरे से पंगा ले रहे हैं कुणाल जी। लेकिन चलिए, यही हमारी खूबसूरती और खासियत है हमारे पैनल की, हम सब आपस में एकदम खुलकर बात करते हैं, दिल की बात करते हैं, कहीं कोई लाग लपेट नहीं, कहीं कोई कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। आइए तो चलिए, ये है आपके लिए पूरी प्रतिबंध लगने की जो संभावना है, जो कुछ दिक्कतें हैं कोरोना को लेकर आशीष ने रखी आपके सामने। लेकिन एक स्टॉक बेहद मजबूती से बढ़ रहा है, और वो शुक्रवार को ही आपको सचिन जी ने कहा था वोखाड़, उस दिन 20% का सर्किट लगा और आज फिर से तेज दौड़ लगाता हुआ। सचिन जी ऐसा क्या दिखा शुक्रवार को आपको कि आपने रिकमेंड किया, स्टॉक तो भागे जा रहा है? जी काफी इंटरेस्टिंग सेटअप था। इनफैक्ट अगर हम वीकली चार्ट्स को देखें तो ये स्टॉक कभी ज्यादा रेडार में आता नहीं है, एंड जिस तरीके से इसका वीकली प्राइस परफॉर्मेंस था, लगभग 20 हफ्ते का कंसोलिडेशन ब्रेक हो रहा था, और वो कंसोलिडेशन क्लाइमेटिक वॉल्यूम्स के साथ हो रहा था। तो आई थिंक जिस तरीके से मैं पैरामीटर्स रखता हूँ उस पर सडनली वो शूट होने लग गया था, एंड एक दो दिनों से मैं ट्रैक भी कर रहा था क्योंकि अच्छे मोमेंटम में रहा था काउंटर। सो काफी सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट था, इसलिए मैंने हाईलाइट किया था, एंड लगभग उतनी सिग्निफिकेंट मूव यहाँ पर अनलॉक हुई है। जिस तरीके से अभी भी स्ट्रक्चर है, आई थिंक ऊपर अराउंड 475 480 के आसपास स्विंग्स होने चाहिए। तो एग्जिस्टिंग अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो मुझे लग रहा है 412 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी राइड करनी चाहिए। इनफैक्ट जब मैंने ये आइडेंटिफाई किया था लगभग अराउंड 340 के लेवल्स के आसपास, इसके टारगेट्स मैंने 420 के दिए थे जो आज के सत्र में ही अचीव हुए। बट अगर कोई होल्ड कराए तो डेफिनेटली उनको राइड करनी चाहिए पोजीशन, एंड रिव्यू करना चाहिए स्टॉक अराउंड 470 480 के जोन में। ओके, तो यहाँ से और तेजी लगा सकता है। 20% का सर्किट तो ऑलरेडी फ्राइडे को लगा था, उसके बाद भी आप देखिए 12% की तेजी है। पर आइए एक बिगुल सचिन जी के पास वापस चलते हैं उनकी BTSTT कॉल के लिए। बताएं सचिन जी। दीप, और एक स्टॉक है मेरा रेडार में, एंड वो भी लॉन्ग साइड पे ही आया है। इनफैक्ट स्टॉक का नाम है एशियन पेंट्स। काफी ग्रेजुअल डिक्लाइन रही है पिछले 15 दिनों में, अराउंड 2240 के स्विंग है बनाने के बाद 2140 के आसपास का एक स्विंग जरूर बना है। बट ओवरऑल अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो 2160 के आसपास एक काफी अच्छा सपोर्ट है। इस पर्टिकुलर सपोर्ट को उसने आज भी रिस्पेक्ट किया है। जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है काफी बड़ा शॉर्ट स्क्वीज होना चाहिए यहाँ पर, एंड जिस तरीके से यहाँ पर इसका ऑप्शंस का डेटा है, मुझे लग रहा है जो
मूव अनलॉक होगी वो लगभग अराउंड 20 to 80 यानी यहाँ से भी 100 पॉइंट की तेजी देखी जा सकती है। तो खरीदारी करनी है एशियन पेंट्स इस पर्टिकुलर काउंटर में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना चाहिए 2155 के आसपास का एंड टारगेट होगा अराउंड 20 to 80 के आसपास का। ओके, तो 20 to 80 के टारगेट के लिए खरीदारी करिए एशियन पेंट्स पर। बढ़िया मूव के लिए डेज हाई पर स्टॉक 1% की तेजी। बिगुल सुमित जी के लिए सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, ओएनजीसी के पास जो नेक्स्ट कॉल अब रडार पे आया है वो है आईओसी। 86 के भाव पे अभी ट्रेड कर रहा है, 86 रुपीज 20 पैसा। आईओसी के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। आईओसी के अंदर ऑप्शंस के जरिए 86 वाला कॉल ₹1.75 पे अभी ट्रेड कर रहा है, ₹1.80 पे इसको लेने का सलाह रहेगा। आईओसी के अंदर भी लोअर लेवल से बाउंस देखने को मिल रहा है, 200 डीएमए लेवल छूट रहे हैं। आईओसी यहाँ से एक अच्छा बाउंस दिखाने को तैयार है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में वैसे भी सभी के अंदर आज एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, जिसमें बीपीसीएल के बाद अब नेक्स्ट नंबर बन रहा है आईओसी का। 90 रुपए से लेकर 94 रुपए तक के लेवल्स आईओसी के अंदर जल्दी ही देखने को मिलने चाहिए। नीचे में 83 के आसपास का सपोर्ट है। इसके लिए आईओसी के अंदर 86 वाला कॉल पीएमपी पे खरीदारी करें। नीचे में 75 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में टारगेट ₹2.75 से लेके ₹3.50 के होंगे। बाय आईओसी 86 कॉल एट पीएमपी, स्टॉप लॉस 0.75 नीचे में, टारगेट ऊपर में 2.75 और 3.50 जल्दी देखने को मिलेंगे। स्टॉक जस्ट ब्रेकआउट दिखा रहा है, यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। अरे सुमित जी, ये ब्रेकआउट सब ठीक है, लेकिन ये अबे आपकी शक्ल नहीं दिखती तो उतना कॉल में मजा नहीं आता है। ये तो मतलब टीवी की जगह रेडियो हो गया, आपको सुनना पड़ रहा है, देख नहीं पा रहे। जरा कनेक्शन प्रॉपर ठीक करवाओ, थोड़ा वो हायर लेवल वाला पैकेज कुछ लो, आपका इंटरनेट बढ़िया करो। ऐसे देख के बिना देखे मजा नहीं आ रहा है। कॉल तो आपके बढ़िया है, कॉल का इश्यू नहीं है, लेकिन दिखने भी तो चाहिए ना सुमित जी। तो सुमित जी की तरफ से कॉल है आपके लिए आईओसी खरीदने की राय। 86 रुपए वाला कॉल ऑप्शन ₹2.25 में लीजिए, 75 पैसे का स्टॉप लॉस, 3.25 और 3.5 के टारगेट। जय ठक्कर तैयार है और जय देंगे कैश का ऑप्शन भी और अपना जैकपॉट भी। बिल्कुल जय जी बताइए। आप आते आजकल थोड़ा थोड़ा वो डर भी लगने लगा है कि जय आके पुट ऑप्शन बताएंगे, मतलब तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, कॉल पुट क्या है आज खजाने में, बताइए जरा। वेरी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। अनिल जी, अभी मुझे जैसे हमने मॉर्निंग में बात भी की थी कि अभी 850 तक निफ्टी आ गया तो आपसे खरीदने जैसा लग रहा है। तो मुझे निफ्टी में जो हिसाब से कमबैक आया है और जो हिसाब से एक अनवाइंडिंग होते हुए नजर आ रही है कॉल फ्रंट में, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बनाकर जा सकते हैं। इनफैक्ट हाई रिस्क रिवॉर्ड है, बिकॉज रीज़न ये है कि 13,000 का जो लेवल इंपॉर्टेंटली निकलना चाहिए था और 950 के ऊपर निफ्टी बंद होना चाहिए, तो हुआ नहीं। बट देन आई एम प्रीएम्प्टिंग। सो अनिल जी, मैं कहूँगा कि 12,900 का कॉल ऑप्शन खरीद 107 के आसपास चल रहा है। ये 26 नवंबर की सीरीज़ का ये 107 पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेकर चलना चाहिए। 78 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में जो पहला टारगेट बन रहा है वो है 149 का, सेकंड टारगेट बन रहा है 172 का। 149, 172 ये दो टारगेट्स के लिए 12,900 का निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए। इन द मनी कॉल ऑप्शन है। जो हिसाब से कमबैक आया अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सपोर्ट लेवल हम नीचे देख रहे थे 12,800 टूटा नहीं, वो बहुत ही क्रूशियल था। इनफैक्ट वहाँ पे और भी एडिशन देखने मिला है। गोइंग फॉरवर्ड हमें 12,850 और 900 में भी एडिशन अच्छे आते हुए नजर आए हैं एंड अनवाइंडिंग भी हुआ है कॉल फ्रंट में। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि 13,000 निकल जाना चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन में। आई एम प्रीएम्प्टिंग दैट, होपफुली वो हो जाए, तो इसीलिए कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है। आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर 13,000 कल पार हो जाए तो फिर कहीं नहीं किया। जय का कॉल होगा बूम। ओके, जय के लिए बिल्कुल जैकपॉट का। बताएं जय। अनिल जी, अल्ट्राटेक सीमेंट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई मीन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है फोर्थ वेव कंसोलिडेशन खत्म हुआ है, तो अल्ट्राटेक सीमेंट का 4900 का कॉल ऑप्शन हम लेकर चल सकते हैं, जो करीब अभी 57 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसको लेकर चलना है।
40 पे हम लगाएंगे स्टॉप लॉस। पहला टारगेट बनेगा 85 का, सेकंड टारगेट बनेगा 110 का। मुझे ऐसा लग रहा है कि अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ से लगभग 5000 के लेवल्स हमें दिखा सकता है, तो 2.5% तक का एक मूव हमें देखने मिल सकता है। शायद ये एक्सपायरी के पहले ही हो जाए, एंड इसीलिए ये कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है। क्लियरली एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में जो हिसाब से ट्रेड कर रहा है अनिल जी, ये लोअर एंड ऑफ द चैनल पे अराउंड 38% रिट्रेस करके इसका वेव 4 कंसोलिडेशन खत्म हुआ है, तो ये प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है ऊपर में एक नया एक हाई बनाने का। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि यहाँ पे अगर रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू देखें, सिंस ये एक्सपायरी वीक भी है, तो ये ऑप्शंस के थ्रू अगर इसे ट्रेड करें 4900 का कॉल ऑप्शन लेकर, तो एक बढ़िया ट्रेड बनेगा। तो ये है आपके लिए अल्ट्राटेक का कॉल ऑप्शन 4900 का, 57 रुपए में लीजिए, 40 का स्टॉप लॉस और 85 और 110 का टारगेट। आइए बैंक से बेनिफिट, आशीष चतुर्वेदी तैयार है। बताएं आशीष, पहले तो अब तो एक्सपायरी का हफ्ता, कोई एंट्री हो रही है? नहीं, एंट्री के लिए तो बहुत लंबी सूची है अनिल जी। थोड़े आश्चर्य की बात है कि काफी, अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 8 स्टॉक ऐसे 8 स्टॉक हैं जहां पे मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 95% के ऊपर है, लेकिन ये 8 आएंगे नहीं। ओके, क्यों? एक एक करके मैं अनिल जी, प्रीवियस ट्रेंड भी हमने यही देखा है कि एक्सपायरी के लास्ट वीक में अगर आप देखें तो काफ़ी सारे स्टॉक्स में पोजीशन बिल्डअप हो जाती है, तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 95% क्रॉस कर देती है, लेकिन बाजार बंद होते होते यहाँ पर हम देखते हैं कि पोजीशन जो है कटती भी है। मैं एक एक करके आपको सभी नाम बता देता हूँ। पहले वो सूची जहाँ पर जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है वो 95% के ऊपर है। सेल देखिए करीब 139% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। अदानी एंटरप्राइज 137%, फेडरल बैंक 123%, टाटा मोटर्स 110%, LIC हाउसिंग फाइनेंस 109%, सन टीवी 104%, अदानी पोर्ट्स 105% और JSPL 98%। लेकिन ज़्यादातर संभावना जो है सेल, अदानी एंटरप्राइज और फेडरल बैंक की बन रही, क्योंकि यहाँ पर ओपन जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है काफ़ी ज़्यादा है। अब वो स्टॉक्स देख लेते हैं अनिल जी जहाँ पर जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है 80% से नीचे आ चुकी हैं, यानी ये जो स्टॉक हैं ये बैन से बाहर आ जाएंगे। सबसे पहला नाम आता है BHEL का। लंबे समय से स्टॉक बैन में चल रहा था, अब मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट घटकर 73% हो गई है, तो पूरी संभावना है कि स्टॉक बैन से आएगा। मच अवेटेड वोडाफोन आइडिया, यहाँ पर भी देखिए मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है घटकर 77% हो गई है, ये स्टॉक भी बैन से बाहर आ जाएगा। कैनरा बैंक यहाँ पर फोकस रखना होगा क्योंकि फिलहाल बॉर्डर लाइन पर है, 80% है एग्जैक्ट, तो यहाँ से अगर थोड़ी सी और पोजीशन घटती हैं तो ये स्टॉक भी बाहर आ जाएगा। और PNB थोड़ी सी संभावना यहाँ पर भी है, 81% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। तो कितने बार आएंगे? कैनरा, वोडाफोन आइडिया, भेल, PNB कितने बार आ रहे हैं आशीष? बाहर आने वाले कितने कैंडिडेट हैं अनिल जी? PNB को अगर आप काउंट करके देख ले, जहां पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 81% है, तो 10 में से 4 स्टॉक जो हैं वो बैन से बाहर आ जाएंगे। 4 आ जाएंगे। और ये 100%, 130-38% वाले जो आपके हैं, कौन सा? अदानी, दो जिसमें सबसे ज्यादा है, उनके चांस थोड़े बहुत लग रहे हैं। नहीं तो क्या होता है कि ये एक्सपायरी के हफ्ते में रोल ओवर होता है ना, तो कई सारे स्टॉक्स में आप नेक्स्ट सीरीज में पोजीशन बना लेते हैं और बाद में आप लास्ट में रोल ओवर करते हैं, तो वो भी फर्क पड़ जाता है। तो सबसे ज्यादा 138% सेल है, 128% अदानी। इन दो के तो चांस है बैन में आ जाए तो आ जाए। और अदानी पे तो आज है ना, जिस तरह से हमारे चारों एक्सपर्ट बुलिश हुए हैं, सचिन जी हुए हैं, फिर वागले साहब हुए हैं, फिर 1/2 कुणाल जी और राकेश जी हुए हैं, तो 3.5 से 4 एक्सपर्ट जो हमारे बुलिश हुए हैं वो सब मिलाकर आपके लिए ये बैन में लाने की पूरी तैयारी करके चल रहे हैं अदानी एंटरप्राइजेस। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए इस वक्त आए, लेकिन इस बीच आखिरी मिनटों में थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिख रहा है बाजार, 29,000 के नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो दीप, चलो 3-20 की स्ट्रेटेजी पर फोकस कर लेते हैं। बिगुल बजाइए। बिल्कुल अनिल जी, बिगुल बजाते हैं स्ट्रैटेजी का। अनिल जी, ग्लोबल मार्केट्स में तो कुछ बदलाव नहीं है सर। डाउ अभी भी 200 पॉइंट्स ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर्स आधे % ऊपर है। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स दोनों वैसे ही एक्शन में जैसा हमने 1 घंटे पहले बात करी थी। और यूरोप में भी लगभग आधे से 1% की तेजी है। तो ग्लोबल मार्केट्स में तो कुछ बदला नहीं है सर। पर हाँ, बैंक निफ्टी थोड़े प्रेशर दिखा रहा है, 29,000 के नीचे आया। बताए क्या करना चाहिए?
देखो ग्लोबल तो बढ़िया मजबूत है। मेरा तो सिंपल फॉर्मूला वही करेंगे दीप, निफ्टी लॉन्ग बैंक निफ्टी शॉर्ट। एक काम करते हैं 12,900 का इन द मनी कॉल ऑप्शन निफ्टी का खरीदते हैं और 29,000 का एट द मनी पुट ऑप्शन बैंक निफ्टी का खरीदते हैं। सिंपल चीज़ है। अगर जिनको हाई रिस्क ट्रेड लेना है और सिंपल एक ऑप्शन ट्रेड करना है तो एक ऑप्शन कॉल का खरीदिए, एक पुट का खरीदिए, ये ज़्यादा बढ़िया है। 12,900 का कॉल ऑप्शन लीजिए निफ्टी का, 29,000 का पुट ऑप्शन लीजिए बैंक निफ्टी का। और जिनको रिस्क कम रखनी है तो वो एक काम करें, जब आप 12,900 का कॉल ऑप्शन ले रहे हैं 13,000 का सामने एक कॉल ऑप्शन बेच दीजिए, आपके लिए रिस्क हो जाएगी कम। 29,000 का एक पुट ऑप्शन आप खरीद रहे हैं, 28,500 का एक पुट ऑप्शन, बल्कि हाँ एक तो कम से कम बेच ही दीजिए, चाहे तो दो भी बेच सकते हैं, नहीं तो मिनिमम एक तो बेचिए ही बेचिए। और एक चीज़ और कहूँगा, भले ही आपको 200 पॉइंट डाउ ऊपर दिख रहा है, लेकिन अगर आप तेजी की पोजीशन लेकर जा रहे हैं तो हमेशा हेज जरूर करें, क्योंकि कोरोना का जिस तरह से माहौल बना हुआ है, पता नहीं किस दिन, मैं ये नहीं कह रहा आज के आज ही हो, पता नहीं किस दिन किस बात पर बाजार करेक्शन देने की कोशिश करें, तो थोड़ा हेजिंग रख के चलना सेफ रहता है। आप रखिए तेजी की पोजीशन, कोई दिक्कत नहीं, बाजार मजबूत है, गर्म है, सब फर्स्ट क्लास, हरियाली हरियाली, लेकिन पोजीशन रखना चाहिए आपको हेजिंग का भी। हेजिंग के साथ करेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। तो ये एक तरीका है। 29,000 का पुट खरीदिए, 28,500 का बेचिए, 12,900 का पुट खरीदिए, सॉरी कॉल खरीदिए निफ्टी का, और 13,000 का बेचिए। जय, ये ठीक है क्या स्ट्रेटेजी जो सोच के चल रहे हैं? जी अनिल जी, बिल्कुल। इनफैक्ट आपने जो बात कही वो एकदम सही है कि जो हिसाब से मार्केट एक लेवल पर है, मैंने भी वही कहा कि थोड़ा हाई रिस्क ट्रेडर्स के लिए कॉल रहेगा। इनफैक्ट 13,000 के लेवल निफ्टी निकाल नहीं पा रहा, और बैंक निफ्टी में भी हमें कहीं ना कहीं एक चीज़ देखने मिल रही है कि हाई लेवल्स पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है, बट ऑन द लोअर साइड एक सपोर्ट भी अच्छा है मार्केट में। सो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि यहाँ से हमें एक एक अच्छा मूव देखने मिले एक्सपायरी के दिन या उसके पहले ही। तो ये वाली स्ट्रैटेजी एकदम परफेक्ट रहेगी। ओके, तो नज़र रखिए थोड़ा बाजार में एक्शन है। निफ्टी लॉन्ग और बैंक निफ्टी शॉर्ट, जो अनिल जी ने पहले भी आपको बताई थी एक पेयर स्ट्रैटेजी, वो ज़्यादा इफेक्टिव बनती हुई दिख रही है, क्योंकि निफ्टी अभी भी 65 अंक ऊपर है, कोई बदलाव नहीं है। बैंक निफ्टी वापस 29,000 के करीब आने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं यहाँ से फिर किस तरह का मूवमेंट आता है। क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, अच्छी मूव्स बाजार में आती हुई दिखी हैं। एक सवाल अमरीश सर से मुझे लेना था इन्फोसिस पर। अमरीश सर, एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद इन्फोसिस ने आज थोड़ा मूवमेंट दिखाया है, कुछ खबरें भी हैं $1.3 बिलियन की डाइमलर से इन्हें डील मिल सकती है। पॉजिटिविटी है, थोड़ा इन्फोसिस पे फोकस करना चाहिए सर? एब्सोल्युटली, क्योंकि जो डील पाइपलाइन है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है, और एट द सेम टाइम वी आर सीइंग दैट द रुपी आल्सो इज मोर लेस स्टेबल, एंड जो यूएस इलेक्शंस का जो था वो आ चुका है। सो आई थिंक ओवरऑल फॉर द आईटी स्पेस थिंग्स आर लुकिंग बेटर। तो मुझे लगता है कि उसमें व्हेन यू आर लुकिंग एट आईटी, आई थिंक क्लियरली इन्फोसिस एंड टीसीएस, शायद ये दोनों स्टॉक पे फोकस रखना चाहिए। बिल्कुल, तो इन्फोसिस और टीसीएस ये दो दिग्गज आईटी स्टॉक्स हैं, वहाँ पर फोकस बना के रखिए। अच्छी मूव आपने आती हुई दिखी है। अच्छी मूव बीएचईएल पर एक बार फिर से, हालांकि वायदा कारोबार के बैन में है, 7.5% डेज हाई पर क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। वेदांता यहाँ पर 2% की तेजी है, डेज हाई की तरफ क्लोजिंग में जा रहा है। और भसीन साहब की थोड़ी देर पहले वाली पे गोदरेज प्रॉपर्टीज, वहाँ पर भी अच्छी मूव आई है, डेज हाई की तरफ क्लोजिंग के लिए जा रहा है ये स्टॉक। तो इन सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपने अच्छा एक्शन अभी थोड़ी देर पहले ही बनते हुए देखा है। एक कॉल है कोलगेट, जो आपने सुबह वागले साहब से पिक भी दी थी। वागले साहब, अच्छी मूव आई है, थोड़ी देर पहले फ्रेश खरीदारी आई थी कोलगेट, आपकी सुबह की कॉल कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए सर? पोजिशनली इसका पैटर्न काफी अच्छा है, कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए। मुझे लगता है ये 1650 तक जाना चाहिए। हालांकि हमारा मॉर्निंग में डे ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था। चलिए, तो नजर रखिए कोलगेट पर थोड़ा आपने गिरावट देखी थी, उसके बाद फिर से मूवमेंट आ रहा है, बट अच्छा एक्शन रहा है आज। और कुछ डिफेंसिव फ्लेवर्स जो हैं मार्केट के, वो आपको ज़्यादा उभरते हुए दिखे हैं, तो वहीं पर आपने बढ़िया मूव्स आती हुई दिखी हैं। बीबीसीएल यहाँ पर भी डेज हाई की तरफ क्लोजिंग हो रही है, तो ये स्टॉक एक्शन में रहेगा। चलिए एक बार फिर क्लोजिंग का एक्शन देख लेते हैं किस तरह से आज एक्शन हुआ है। हफ्ते की शुरुआत है, एक्सपायरी मंथ है, एक्सपायरी वीक है, मंथली एक्सपायरी का, तो वहाँ पर नजर रहेगी हमारी ओएनजीसी बिग विनर आज का 76 पर क्लोज होते हुए 74 पर
हमने सुमन जी से बात भी करी थी, उन्होंने कहा था फ्रेश मूव के लिए तैयार है और भी ऊपर जाएगा। कुणाल जी भी कह रहे थे कि अच्छी तेजी यहाँ पर बनेगी। गेल जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर, हमने पिछले हफ्ते आपको बताया था बायबैक अच्छे प्रीमियम पे आएगा। देखिए वहाँ से अब तक 8% की तेजी है, आज खुद 3.5% स्टॉक जंप हुआ है। हालांकि बैंक्स पर कमजोरी रही पर इंडसइंड बैंक यहाँ पर अच्छी खरीदारी रही। जी बिजनेस की एक और खबर पर मुहर लगी है, जहाँ पर हमने कहा था कि प्रमोटर्स बैंक में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए इच्छुक हैं और वैसा ही स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया है। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, टीसीएस, इन दिग्गज स्टॉक्स में खरीदारी आई। आज का स्टॉक ऑफ द डे अनिल जी की तरफ से रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले टारगेट के ऊपर बंद होते हुए दिख रहा है, वहां पर भी एक्शन आपने भरपूर देखा है। डिवीज लेबोरेटरी डेज हाई और फ्रेश हाई स्टॉक पर बना है। डॉक्टर रेड्डीज यहां पर भी अच्छी तेजी है। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस में जो खरीदारी थी वो फिलहाल आपको कायम दिखी है। 10-12 स्टॉक्स हैं जो नेगेटिव में क्लोज हो रहे हैं, बट कुछ दिग्गज नेम्स हैं जहां पर आज आपने मुनाफा वसूली देखी है, जैसे कि एचडीएफसी लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, एल&टी, आईटीसी और एचडीएफसी बैंक, ये भी एकदम थोड़ी गिरावट के साथ बंद हो रहा है। तो यहाँ से जो थोड़ी गिरावट आई है इससे बाजार का मूड बिगड़ा है, पर वैसे अगर आप देखें तो 38 निफ्टी स्टॉक्स आपको पॉजिटिव क्लोज ही दे रहे हैं आज के ट्रेड में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी बिग विनर्स आज के। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 10% का वायदा कारोबार का सर्किट और आईडीएफसी लिमिटेड में 20% का सर्किट। साथ ही उज्जीवन और एक्विटास शानदार उछाल यहाँ पर भी आया और सुबह अनिल जी ने ये सारे स्टॉक्स आपके लिए हाईलाइट करे थे। बिग विनर्स हैं आरबीआई के जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप के रिकमेंडेशन आए हैं। बीएचईएल वैसे बैन में है पर अच्छी तेजी 7% की। जीएमआर इंफ्रा यहाँ पर अच्छा मूवमेंट। सेल, अदानी एंटरप्राइजेस, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, पीवीआर, माइंडट्री, मदरसन जो इन्होंने अब नया आउटलुक दिया है, $36 बिलियन का टारगेट है 2025 तक। गोदरेज प्रॉपर्टीज, बीपीसीएल, कोफोर्ज, मैक्स फाइनेंशियल, हीरो मोटो और ये भी कुछ स्टॉक्स हैं। एमएनएम फाइनेंस 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर भी आपने अच्छा उछाल देखा है। दूसरी तरफ एलआईसी हाउसिंग, यहाँ पर आपने ब्रेकडाउन देखा है। मुथूट फाइनेंस, बीईएल 2 दिन की बढ़िया तेजी के बाद हल्की सी मुनाफा वसूली। सीमेंस वेडनेसडे को इसके नतीजे आएंगे, उससे पहले हल्की सी गिरावट। टाइटन अच्छा मूव आया, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन। आज एस्कॉर्ट्स यहाँ पर भी हल्की सी मुनाफा वसूली और साथ ही यूनाइटेड स्पिरिट्स। तो जो कुछ एक्टिव ट्रेडर फेवरेट नेम्स हैं वहाँ पर हल्की सी मुनाफा वसूली देखिए, बट कुछ नए सेक्टर्स हैं जिन्होंने आज आपको अच्छा मूवमेंट दिखाया। और अनिल जी एक बार फिर निफ्टी और सेंसेक्स दोनों पर ही रिकॉर्ड हाई लगते हुए दिखाए इंट्राडे बेसिस पर सर, और अच्छी क्लोजिंग आ रही है। बैंक निफ्टी पर आज थोड़ी मुनाफा वसूली देखिए, बट ज्यादा गिरावट सर और 29,000 के ऊपर ही बैंक निफ्टी क्लोज दे रहा है। तो हल्की सी कंसोलिडेशन बैंक्स में, बट कुछ और नए सेक्टर्स और रिलायंस की तरफ से आज लीडरशिप। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए प्रोविजनल क्लोजिंग इस वक्त आती हुई दिख रही है, जहां बैंक निफ्टी लाल निशान में बंद हुआ है 200 अंक नीचे, लेकिन निफ्टी 67 अंक ऊपर बंद हुआ है और सेंसेक्स भी यहाँ पर 200 अंकों की मजबूती के साथ बंद होने में रहा है कामयाब। तो ये एक बेहतरीन क्लोजिंग आपको मिलती हुई दिख रही है। 12,938 की अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग, उसके बेहद करीब जाकर बाजार बंद होते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त आपके लिए। ये है आपके लिए इस वक्त की एक बड़ी खबर। आइए बढ़ते आगे और आपको बता दें आज शाम को क्या कुछ एक्शन होने वाला है वो भी आपके सामने रखेंगे। शाम 6 बजे का कार्यक्रम आपके लिए बता देते हैं, और ये शाम 6 बजे का कार्यक्रम आपके लिए आयुर्वेद में ऑपरेशन ऐतराज क्यों, ये है आज का हमारा खास शो का नाम। और आयुर्वेद के डॉक्टर्स अब जनरल सर्जरी की तरह सर्जरी कर पाएंगे, जनरल सर्जन्स की तरह। इसमें ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ईएनटी, दांत से जुड़ी सर्जरी, इस तरह की कुल 58 सर्जरी ऐसी है जो शामिल हो चुकी है। और सरकार का मकसद ये है कि दूर दराज के इलाजों में सस्ता और अच्छा इलाज लोगों को मिले, लेकिन इस आदेश से बवाल मच गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसका कड़ा विरोध कर रही है। अब सवाल ये कि सरकार के इस फैसले पे आईएमए को दिक्कत क्या है। आयुर्वेदिक छात्रों की ट्रेनिंग पर सवाल है, उनकी काबिलियत पर सवाल है। वहीं ऐसा तो नहीं कि इससे झोला छाप डॉक्टरों को बढ़ावा मिलेगा, और आयुर्वेद की जो सर्जरी होगी वो किसी खास पद्धति से होगी या मॉडर्न तरीके से होगी। इन सारे मुद्दों पर करेंगे बातचीत डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, ये एमडी साहब हैं आयुर्वेद के सर गंगाराम अस्पताल से, और डॉक्टर वी.के. मोंगा आईएमए हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। इन दोनों से बातचीत करेंगे, दोनों अलग अलग व्यू रखेंगे। देखिए तो बड़ा आपको इंटरेस्टिंग डीप इंसाइट मिलेगा कि आयुर्वेद में ऑपरेशन ऐतराज क्यों। तो दोनों अपने अपने पक्ष रखेंगे। आप भी इस पर अपनी कोई राय देना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें तो हैशटैग आपकी खबर आपका फ़ायदा इस्तेमाल करें इस हैशटैग का और हमें लिख भेजें। और तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। बंसल जी हमारे इन हाउस फार्मा एक्सपर्ट
ओके बंसल जी थोड़े डाउन हो गए आज 3:30 बजे बंद होते ही भागने की तैयारी में या डाउन हो गए चेक करता हूं मैं, लेकिन तब तक आइए मनी गुरु की आपको बता दें आज की क्या है खास पेशकश। लंबी अवधि में इक्विटी क्यों है जरूरी, ये होगा हमारा आज का खास कार्यक्रम। अक्सर आपने सुना होगा कि म्यूचुअल फंड में हम कहते हैं लंबी अवधि के लिए पैसा लगाइए और लगाना है तो इक्विटी में लगाइए, लेकिन लंबी अवधि के लिए क्यों, छोटी अवधि के लिए क्यों नहीं? क्या लंबी अवधि में इक्विटी की जोखिम कम हो जाती है, खत्म हो जाती है? क्या लंबी अवधि में ज़्यादा मुनाफा मिलता है, छोटी अवधि में नहीं मिलता है? ये सारी चीज़ें आपको उदाहरण के साथ समझाएंगे क्यों ऐसा होता है, और ये समझाने के लिए हमारे साथ होंगे खास मेहमान JRL मनी के फाउंडर विजय मंत्री साहब। तो आसान भाषा में उदाहरणों के साथ जरूर देखिएगा लंबी अवधि के लिए इक्विटी क्यों, विजय मंत्री के साथ ये होगा आपके लिए शो। और इस बीच हम एक बड़ी खबर इस वक्त आपके लिए आती हुई दिख रही है, जरा ये खबर आपके सामने रख दें। और खबर ये आपके सामने जो आती दिख रही है, ओके, ये है ओके, चीन और हांगकांग से आने वाले निवेश पर प्रतिबंध पर विचार चल रहा है। ओके, ये है बड़ी खबर इस वक्त आती दिख रही है, जो रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है, ये हम आपके सामने रख दें। जरा दीप आप भी इस खबर पर फोकस करिएगा। ये क्या माफ कीजिएगा, ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर आती हुई दिख रही है, चीन और हांगकांग से आने वाले निवेश पर प्रतिबंध पर विचार किया जा सकता है। क्या है ये बड़ी खबर जो ब्लूमबर्ग पर आ रही है? मैं आपको फिर से बता दूं, इस खबर का सोर्स ब्लूमबर्ग है। अभी ब्लूमबर्ग पर यह खबर आई है कि चीन और हांगकांग से आने वाले निवेश पर प्रतिबंध लग सकता है। दीप, कुछ और इन्फॉर्मेशन, कुछ और जानकारी मिल रही है इसको लेकर? अनिल जी, ये फिलहाल अभी ब्लूमबर्ग की तरफ से एक फ्लैश आया है सर, और इसके और डिटेल्स का इंतजार कर रहे हैं। बट एसेंशली सर वही है जो सीमा पर तनाव छिड़ा हुआ है, उसके चलते चलते हमने देखा है कि भारत ने पहले भी एक नोटिफिकेशन जारी किया था जहां पर कहा था कि जिन कंट्रीज के साथ इंडिया का लैंड बॉर्डर है वहां से अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स आएंगी तो उस पर ज़्यादा कड़ी निगरानी रखी जाएगी, ज़्यादा परमिशंस चाहिए होंगी और उसके बाद ही वो निवेश कर पाएंगे। तो एक इनडायरेक्टली चाइना के इन्वेस्टमेंट्स पर रेस्ट्रिक्शन लगाने का स्टेप था, और अब खबरें आ रही हैं कि शायद कुछ और इसी दिशा में डेवलपमेंट्स होते हुए दिख सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली सर क्या होता है, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हांगकांग रूट के जरिए आती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा फ्री इकोनॉमी है, चाइना का कंट्रोल है बट उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। पर अब ये भी रेस्ट्रिक्शंस हैं कि हांगकांग के जरिए जो पैसा आ रहा है उस पर भी थोड़ी निगरानी बढ़ी जाए, क्योंकि वो इनडायरेक्टली चाइना से ही रूट होकर आता है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट आ रहा है जो सीमा पर तनाव बना हुआ है, उसके चलते चलते एक डेवलपमेंट जो ब्लूमबर्ग फिलहाल रिपोर्ट कर रहा है, इस पर और डिटेल्स का इंतजार है। बट डेफिनेटली सरकार की तरफ से यहाँ पर प्रतिबंध के विचार आते हुए दिख रहे हैं। एक तरह का जो तनाव है उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है सर। ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त बड़ी खबर आती हुई दिख रही है, चीन और हांगकांग से आने वाले इन्वेस्टमेंट पर प्रतिबंध पर विचार हो सकता है। डिटेल में पता चलेगा इस खबर पर और क्या कुछ इवनिंग में डेवलपमेंट होता है। अब तो कल ही खुलेंगे मार्केट, तब देखा जाएगा क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल बाजार बंद होते होते ये खबर आई है, इसका अपडेट करना आपको ज़रूरी है। चलिए, आप सभी से विदा लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।